तो जी क्या हाल चाल है आप सबके, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसका नाम था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इस टॉपिक का नाम क्या था भाई, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो उम्मीद करता हूँ भाई सब लोगों को याद होगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो भाई ये टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे, लास्ट क्लास तक हमारे इलिस्ट्रेशन 38 कवर हो चुके थे, 38th इलिस्ट्रेशन तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आज की क्लास की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 39 से। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 39। आप लोग अपनी बुक्स खोल लेना, क्वेश्चन साथ साथ रीड करते रहना और मैं भी यहाँ से जो है क्वेश्चन रीड करता हूँ। तो एक बार देखते हैं भाई क्या क्या चीजें इस क्वेश्चन में हमें कही गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि चंदर एंड दामिनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो भाई चंदर और दामिनी जो है ये पार्टनर्स हैं एक फर्म में, और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या है, इक्वल है। इट मींस यहाँ पे 1:1 की बात चल रही है, ठीक है, इक्वल रेशो है। आगे यहाँ पे कहा गया कि ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो 31 मार्च 2017 की हमें यहाँ पे बैलेंस शीट भी दी गई है। बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स हैं एक बार हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो एसेट साइड पे देखना ध्यान से, कैश एट बैंक गिवन है, बिल्स रिसीवेबल गिवन है, डेटर्स गिवन है, फर्नीचर गिवन है और लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है। तो हमें यहाँ पे जो आइटम्स गिवन है एसेट साइड में उसमें से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता था कि हमें फिक्टिशियस एसेट्स दिया जाता, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स भी तो दिए जा सकते थे एसेट साइड पे, या फिर ये भी हो सकता था कि हमें जो है गुडविल दी जाती। अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन मुझे दी जाती, मतलब अगर मुझे या तो फिक्टिशियस एसेट्स दिए जाते या तो गुडविल दी जाती, तो मुझे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, ठीक है, मुझे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। तो जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है भाई, हम इनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स लॉसेज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स के कुछ एग्जांपल लिख देता हूं मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारे पास P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ जाता है कभी कभी, ठीक है, एसेट साइड पे हमें देखने को मिलता है P&L अकाउंट का बैलेंस। और ऐसे ही एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट नाम से भी हमें जो है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट नाम से भी हमें जो है यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट देखने को मिलता है। कभी कभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम से भी दिख जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये 2-3 नाम यहाँ पे मैंने लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको पूरी लिस्ट बनवा रखी है फिक्टिशियस एसेट्स की, ठीक है। और अगर इस तरह के फिक्टिशियस एसेट्स मुझे बैलेंस शीट में दिए जाते तो मैं क्या करता, मैं इनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता। जर्नल एंट्री क्या होती भाई, एसेट्स को मैं बांट देता पार्टनर्स में, तो एसेट्स खत्म हो जाते। एसेट्स डेबिट नेचर के होते हैं, एसेट्स खत्म हो जाते तो एसेट्स का अकाउंट क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता। मतलब यहाँ पे 2 फिक्टिशियस एसेट्स आता, 2 फिक्टिशियस एसेट्स आ जाता। और भाई पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता मैं, मेरे एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं तो मुझे लॉस हो रहा है ना, तो ये लॉस पार्टनर्स में बटेगा, तो पार्टनर के खाते में से माइनस करना पड़ेगा ना लॉस, तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। तो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है ये, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ट्रीटमेंट ऑलरेडी सीखा हुआ था, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अगर याद नहीं है तो आप पुरानी जो हमने सेकंड चैप्टर की जो क्लासेस थी मतलब, ठीक है, उनको आप रिवाइज करो, ठीक है, सेकंड चैप्टर को रिवाइज करो, वहां पे ये चीजें हमने सीखी थी कि फिक्टिशियस एसेट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा। सिमिलरली मैंने एग्जिस्टिंग गुडविल, गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स का भी ट्रीटमेंट बता रखा है। अगर गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी, मतलब एसेट साइड पे बैलेंस शीट में आपको गुडविल दी जाएगी, तो ये गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स होगा और इसको हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हालांकि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है, तो यहाँ पे कोई पंगे वाली बात नहीं है। आगे आते हैं भाई लाइबिलिटीज साइड पे। लाइबिलिटीज साइड पे हमें क्रेडिटर्स दिया गया है और कैपिटल्स दी गई हैं ओल्ड पार्टनर्स की, चंदर की और दामिनी की, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स की यहाँ पे हमें कैपिटल्स भी गिवन है। तो लाइबिलिटी साइड पे भी ना कभी कभी वो आपको रिजर्व्स दे सकता है, रिजर्व्स दे सकता है, तो आपको ट्रीटमेंट पता होना चाहिए रिजर्व्स का। रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या होता है भाई, रिजर्व्स को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। रिजर्व्स क्रेडिट नेचर के होते हैं, जब मैं पार्टनर्स में बांटूंगा तो रिजर्व्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे ना, रिजर्व्स रिड्यूस हो जाएंगे।
तो जब मैं पार्टनर्स में बांटूंगा तो रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। और भाई ये क्रेडिट नेचर के होते हैं, ये प्रॉफिट का पार्ट होता है। पार्टनर्स में जब मैं प्रॉफिट बांटूंगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में प्रॉफिट जुड़ेगा, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री यहां पे हो सकती थी, बट यहां पे हमें इस क्वेश्चन में कोई भी रिजर्व्स नहीं दिए गए, कोई भी रिजर्व्स नहीं दिए गए। ठीक है, तो इसका मतलब बैलेंस शीट जो हमें प्रोवाइड की गई है इस क्वेश्चन में वो बहुत सिंपल बैलेंस शीट है। यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजें हमें नहीं दी गई हैं, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन इसको बनाया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स हमें गिवन है, तो इनको हम पढ़ लेते हैं एक बार भाई क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि ऑन 1 अप्रैल 2017 they admitted Alina as a new partner for 1/3 share in the profits on the following conditions। अब ये कुछ नीचे कंडीशंस लिखी हैं, इन कंडीशंस पे इन्होंने एलिना को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया। एलिना जो कि न्यू पार्टनर है, इसका शेयर कितना होगा, 1/3 शेयर होगा। ये भी हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया है, 1/3 शेयर होगा। अब नीचे कुछ आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दी गई हैं, कुछ कंडीशंस दी गई हैं एलिना के एडमिशन से रिलेटेड, तो इनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं भाई क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे बताया गया कि एलिना विल ब्रिंग 3 लाख एज हर कैपिटल। एलिना जो है वो 3 लाख रुपए अपने कैपिटल के रूप में लेके आएगी, एंड 50,000 रुपीज एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, और 50,000 वो अपने गुडविल के प्रीमियम के रूप में भी जो है वो लेके आ रही है। हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय चंदर एंड दामिनी। ठीक है, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय चंदर एंड दामिनी। तो भाई ये जो गुडविल का पैसा था, इसमें से आधा पैसा चंदर और दामिनी ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये देखेंगे भाई इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अभी जस्ट मैं रीड आउट कर रहा हूं। ठीक है, तो उसके बाद एक एक करके सारी एडजस्टमेंट्स में आपको जो है समझाऊंगा। आगे सेकंड पॉइंट में हमें क्या दिया गया, यहाँ पे हमें बताया गया कि डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 वर अनरिकॉर्डेड। भाई 5,000 के डेटर्स ऐसे हैं जो कि अनरिकॉर्डेड है, मतलब हमने उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसका मतलब जो बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे डेटर्स शो हो रहे हैं, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं भाई डेटर्स का अमाउंट क्या है, 75,000 रुपीज। तो ये जो 75,000 रुपीज के यहाँ पे आपको डेटर्स शो हो रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, इसमें ये वाले 5,000 नहीं जुड़े हुए। ठीक है, ये वाले जो 5,000 एडजस्टमेंट्स में दिए गए हैं, ये वाले 5,000 ऊपर बैलेंस शीट के अंदर ऐड नहीं हुए। ठीक है, उसमें ऐड नहीं कर रखे हैं। तो इसका मतलब 5,000 के डेटर हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे डेटर्स 80,000 होने चाहिए थे, 80,000 होने चाहिए थे। हमने देखो 75,000 तो रिकॉर्ड किए हुए हैं, और 5,000 हमने अभी तक क्या है, रिकॉर्ड किए ही नहीं है। ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। ये क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट है। ऐसे ही फिर आगे थर्ड पॉइंट दिया गया है कि फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू जो है वो 10% रिड्यूस कर दी जाएगी, एंड 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी क्रिएटेड ऑन बिल्स रिसीवेबल्स एंड डेटर्स। अब भाई बिल्स रिसीवेबल्स और डेटर्स, इन दोनों के ऊपर 5% का हमें प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट और डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट हमें क्रिएट करना है 5% का। अब प्रोविजन सारे के सारे लाइबिलिटी होते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। तो प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ने से रिलेटेड कुछ बात हमें कही गई है। आगे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में हमें बताया गया कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। आगे फिफ्थ पॉइंट में हमें बताया गया कि देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। तो इस तरह की कुछ बात लिखी गई है, तो समझ में नहीं आई है ये बात, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ 5 एडजस्टमेंट्स मुझे दी गई हैं, और नीचे मुझे कहा गया यहाँ पे प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले तो भाई हमें क्वेश्चन को एनालाइज करना आना चाहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस हमेशा क्वेश्चन डिस्कस करने पे करता हूं। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने जितने भी क्वेश्चंस अब तक आपको करवाए हैं, मैं क्वेश्चंस को पहले अच्छे से डिस्कस करता हूं। उसका रीजन क्या है कि आप लोग भी इस चीज पे फोकस करें। आपको एग्जाम में जब एग्जाम देना है तो आपको क्वेश्चन पढ़ने पे ज्यादा जो है अच्छे से फोकस करना है। अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने, लिमिटेड टाइम के अंदर अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज कर पाएंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली सही होगा, वहां पे कोई मिस्टेक आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोगों से जो है वो मांगा गया है।
रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता था, मैंने आप लोगों को बताया था कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर कभी कभार क्या होगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर एसेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यू होंगे, रीअसेस होंगे, मतलब उनका रिकैलकुलेशन किया जाएगा, और अगर उनकी वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है तो उस चेंज को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते थे। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाई थी। तो इट मींस यहां पे भी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंज आया है एलिना के एडमिशन पे। ठीक है, मतलब जब एक न्यू पार्टनर एलिना एडमिट हो रही है हमारी फर्म में, तो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होगा। उस चेंज को हमें कहां पे रिकॉर्ड करना होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। अब भाई यहां पे ना क्वेश्चन में हमें यहां पे देखो सेकंड पॉइंट से लेके जो फिफ्थ पॉइंट था, सेकंड पॉइंट से लेके जो फिफ्थ पॉइंट था, यहां पे एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड डिस्कशन किया गया था। भाई देखो सबसे पहले डेटर का डिस्कशन हुआ था, डेटर जो है वो 5000 के अनरिकॉर्डेड थे। ठीक है, मतलब ये एसेट था ना एक। ऐसे ही फिर थर्ड पॉइंट में फर्नीचर का कुछ डिस्कशन हुआ, फिर यहाँ पे प्रोविजन का डिस्कशन हुआ जो कि लाइबिलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ जो है लाइबिलिटी की बात, देखो लाइबिलिटी की बात यहाँ पे भी कुछ करी गई है। ठीक है, तो इट मींस सेकंड से लेके फिफ्थ पॉइंट तक जितनी भी हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है, ये सब रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हमें दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें ये काम करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। अब भाई आगे बढ़ते हैं, भाई फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे नजर डालते हैं। मतलब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड से लेके फिफ्थ पॉइंट तक रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं। तो अब ये समझते हैं कि भाई ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। तो यहां पे हमें ये बताया गया कि जो एलिना जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रही है ना, वो 3 लाख रुपए कैपिटल ब्रिंग कर रही है और 50,000 रुपए वो गुडविल के नाम पे भी लेके आ रही है। और फिर हमें बताया गया कि ये जो 50,000 वो गुडविल के नाम पे लेके आ रही है, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जो है हाफ विड्रॉ कर रहे हैं उसमें से। ठीक है, इस तरह की कुछ बात बोली गई है यहाँ पे, तो इसको भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो भाई स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, मतलब मैं अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग किस चीज से करने वाला हूं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में फर्स्ट एडजस्टमेंट के थ्रू करने वाला हूं। ठीक है, तो देखना भाई ध्यान से, यहाँ पे नीचे हम एक नोट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे नोट बनाएंगे। ठीक है, मैंने फॉर्मेट आपके लिए पहले से रेडी करके रखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट का और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, ताकि हमारा टाइम फॉर्मेट बनाने में वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे एक नोट क्रिएट करेंगे। भाई आपको ना सीक्वेंस याद रखना है चैप्टर का, आपको सीक्वेंस याद रखना है चैप्टर का। मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो जो हमारे टॉपिक्स थे वो क्या थे, सबसे पहले हमने जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये वाला टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा था, फिर हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज पढ़ा था। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। इट मींस यहाँ पे जो मैं नोट क्रिएट करूंगा, तो फर्स्ट नोट मैं किस चीज का बनाऊंगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड। भाई एडमिशन के टाइम पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंजेस आते हैं, भाई एडमिशन के टाइम पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस ये आते हैं कि भाई जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं अपना शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर अपना शेयर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। तो पहला काम हमेशा ध्यान रखना, जब भी एडमिशन का क्वेश्चन करेंगे, जब भी एडमिशन का क्वेश्चन करेंगे, तो फर्स्ट काम हमें क्या करना होगा, पहला काम हमें हमेशा क्या करना है कि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना, अच्छे से बिठा लेना माइंड में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो से ही करूंगा। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कशन किया था। सेकंड चैप्टर जो हमने डिस्कशन किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, वहां पे भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने जो है निकालना सीखा था। उसके बाद ये जो हमने एडमिशन चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो वहां पे भी हमने फर्स्ट टॉपिक यही पढ़ा था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। वहां पे मैंने आपको न्यू रेशियो निकालना भी सिखाया था और सेक्रीफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड भी हमने काफी डिस्कशन किया था। अब भाई इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है मैं आपको एक बार दिखाता हूं। यहाँ पे हमें ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दी गई है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो ओल्ड पार्टनर्स जो थे हमारे, ओल्ड पार्टनर्स का क्या डाटा गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। और यहां पे जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर जो हमें यहां पे है एलिना, उसका शेयर गिवन है, उसका न्यू शेयर गिवन है। बस ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का जो शेयर था वो गिवन है। मैंने आपको बताया था जब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी तो आपको क्या करना है, आपको जो ओल्ड रेशियो है उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेना है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है,
जो ओल्ड रेशो है उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेना है। हालांकि यहाँ पे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे न्यू रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं पहले, उसके बाद आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, एंड आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी। बट कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आप लोग कैलकुलेट करेंगे वो ओल्ड रेशो ही आएगी हमेशा। इस तरह के केस में जब आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो हमेशा जो आपकी ओल्ड रेशो है वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। हाँ, अगर इस क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे इस तरीके से दी जाती कि यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो भी दिया जाता और न्यू पार्टनर्स का शेयर भी दिया जाता, और साथ ही साथ एक तीसरी इंफॉर्मेशन दे देते। क्या दे देते भाई? ओल्ड पार्टनर्स ने किस रेशो में सेक्रीफाइस किया वो रेशो दे देते, ठीक है, मतलब उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो दे देते, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। मतलब ऐसा हो भी सकता था कि क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो साफ साफ दे दिया जाता, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो, या फिर हम उसको एक और नाम से जानते थे कि ओल्ड पार्टनर जो है वो न्यू पार्टनर के फेवर में क्या कर देते थे? सरेंडर कर देते थे, ठीक है, सरेंडर। तो अगर आपको सरेंडर किया हुआ शेयर दिया जाता, ठीक है, आपको वर्ड्स पे फोकस करना है, यहाँ पे आपको ऐसे शब्द दे सकता है वो, ठीक है, तो आपको उनके मीनिंग पता होने चाहिए। तो अगर ओल्ड पार्टनर्स का सरेंडर्ड शेयर गिवन होता तो वो सरेंडर्ड शेयर क्या होता है? सरेंडर्ड शेयर एक्चुअली सेक्रीफाइसिंग शेयर को ही तो बोला जाता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी वो दे सकता था। ये सारी इंफॉर्मेशंस मैंने आपको जो है पहले ही अच्छे से जो है नोट करवा दी थी, ठीक है, अच्छे से मैंने आपको 5 केसेस बनवा के 5 तरह की इंफॉर्मेशंस मैंने आपको जो है इस कंटेक्स्ट में समझाई थी जब मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाले क्वेश्चंस कराए थे। उम्मीद करता हूं आप सबको याद होंगे, ठीक है। तो यहां पे तो भाई लेकिन हमें क्या करना है, यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता? क्योंकि यहां पे जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। तो यहां पे भाई सीधा सीधा नोट 1 में जाके मैं लिखूंगा हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी भाई? सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो दैट इज 1:1, ठीक है, 1:1। तो इसका मतलब भाई जो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो ओल्ड रेशियो ही होगी। चंदर और दामिनी की जो ओल्ड रेशियो थी वही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहां पे रहेगी। तो भाई फर्स्ट काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड काम की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड हमारा जो काम था वो क्या था? हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना था। आपको वो फ्लो याद रखना है जिस फ्लो में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया। हालांकि सेम फ्लो में मैंने आपको जो सेकंड चैप्टर था हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसमें भी हमने जो स्टडी की थी वो इसी फ्लो में की थी। सबसे पहले हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस किए थे, फिर हमने गुडविल का ट्रीटमेंट समझा था, फिर हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वाला टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट समझा था, और लास्टली हमने वहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी, ठीक है। तो आप लोगों को वो फ्लो याद रखना है, उसी फ्लो में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला ट्रीटमेंट किया। एडमिशन के केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज क्या आता है भाई? चेंज यही आता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो न्यू पार्टनर के फेवर में अपना शेयर सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो यहां पे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ती है। किस केस में? एडमिशन के केस में, ठीक है। तो जब रिटायरमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एडमिशन के केस में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि भाई ओल्ड पार्टनर्स ने न्यू पार्टनर के फेवर में अपना शेयर सेक्रीफाइस किया। नेक्स्ट बात यहां पे अब मुझे क्या करना है भाई? गुडविल का ट्रीटमेंट। आपको फ्लो याद रखना है, मैंने समझाया। सबसे पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की एडजस्टमेंट, ठीक है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की एडजस्टमेंट, सॉरी, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की एडजस्टमेंट, इसका मतलब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सेकंड काम होगा गुडविल का ट्रीटमेंट, देन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, देन जो है रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है, और उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट। हालांकि कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन वाले चैप्टर में कट चुकी है तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे हम। तो लिखते हैं भाई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब क्वेश्चन में आपको यहां पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है एक बार वो इंफॉर्मेशन भी हम लोग यहां पे पढ़ेंगे कि भाई क्या इंफॉर्मेशन यहां पे हमें दी गई है। तो देखते हैं भाई एक बार गुडविल के रिलेशन में हमें क्या क्या बातें यहां पे जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे तो भाई फर्स्ट पॉइंट जो हमें गिवन था यहाँ पे, इस पॉइंट पे नजर डालना। यहाँ पे एलिना का जो कैपिटल का शेयर था वो दिया गया है 3 लाख रुपए। एलिना जो है वो 3 लाख रुपए कैपिटल के लेके आ रही है। साथ ही साथ बताया गया कि वो 50,000 गुडविल के भी लेके आ रही है। अब ये जो 50,000 वो गुडविल के लेके आ रही है, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने
विड्रॉ भी कर लिए, मतलब आधा पैसा उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो वो देखेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। हालांकि ये ट्रीटमेंट हमने पहले पढ़ा हुआ है, मैंने आपको समझा रखा है कि अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अपना शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बट फिर भी एक बार मैं दोबारा बता दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री किस चीज की करेंगे, कैपिटल का पैसा लेके आने की जर्नल एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एलिनास कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी कैपिटल का पैसा लेके आने की जर्नल एंट्री के अंदर, ठीक है। तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन अभी बार बार नहीं दे रहा। 3 लाख रुपए वो जो है कैपिटल के लिए लेके आइए। अगर किसी को जर्नल में प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज बता देना मुझे, ठीक है। जर्नल में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। जर्नल में प्रॉब्लम आ रहा है तो बहुत मतलब बुरे हालात चल रहे हैं, मतलब ठीक है, बहुत मतलब पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जर्नल में प्रॉब्लम आ रहा है तो भाई फोन कर लेना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। समझना जरूर, ऐसा मत करना कि भाई शर्म के मारे पूछो ही ना, ठीक है। तो शर्माना नहीं है, अगर कोई भी डाउट आता है तो पूछ लेना है, ठीक है, उस चीज को। अब भाई गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, ये तो हमने कैपिटल का किया, ठीक है। कैपिटल का ट्रीटमेंट था, ये तो कैपिटल का ट्रीटमेंट था। बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन, कैपिटल ब्रॉट इन। अब भाई अगली बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये भी कहा गया कि वो गुडविल का भी तो पैसा लेके आ रही है ना, तो गुडविल का पैसा लेके आने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आप लोगों को ये एंट्रीज याद होनी चाहिए, हमने बहुत टाइम लगाया था गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ने में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब जो बच्चे रिवाइज कर रहे होंगे उनको तो सारी चीजें फ्लो में समझ में आ रही होंगी। अब जिन बच्चों ने रिवीजन नहीं की होगी उनको डाउट्स आते होंगे, ठीक है। तो रिवीजन अपनी कंटिन्यू रखना भाई, रिवीजन नहीं रहेगी तो यहाँ पे डाउट्स बहुत ज्यादा क्रिएट होने वाले हैं। कोर्स थोड़ा सा हमारा लेंथी भी है यहाँ पे। तो बीइंग गुडविल ब्रॉट इन, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन। नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए भाई यहाँ पे, तो नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे देखेंगे गुडविल के रिलेशन में नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। तो भाई ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आया, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा था एलिना जो लेके आई, मतलब ये पैसा हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने की भी तो एंट्री करेंगे यहाँ पे। इट मींस यहाँ पे एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे सैक्रिफाइस किस किसने किया, तो भाई दोनों ही पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया, जो मतलब दोनों ओल्ड पार्टनर्स थे हमारे। कौन कौन था यहाँ पे, तो ओल्ड पार्टनर्स के नाम थे चंदर और दामिनी, तो दोनों ने ही यहाँ पे सैक्रिफाइस किया ना 1:1 की रेशो में। सबसे पहले हमने यही तो निकाला था सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या थी हमारी, ठीक है। तो चंदर और दामिनी दोनों ने सैक्रिफाइस किया 1:1 की रेशो में, तो 1:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 50,000 रुपीज इन दोनों में, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटा जाता है ये पैसा, तो याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे लिखेंगे टू चंदर्स कैपिटल अकाउंट, टू चंदर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू दामिनीज कैपिटल अकाउंट, टू दामिनीज कैपिटल अकाउंट। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल बांट दी भाई हमने, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में बांटनी है भाई, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटनी है, जो कि हमारी 1:1 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 50,000 रुपीज जो हमारे थे, 50,000 रुपीज को इक्वल रेशियो में बांट देंगे। 25,000 यहाँ पे आ गए और 25,000 यहाँ पे आ गए। अब क्वेश्चन में ना एक और बात लिखी थी, ध्यान से देखना, यहाँ पे ना एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी थी कि हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय चंदर एंड दामिनी। अब ये जो पैसा चंदर और दामिनी के हिस्से का था, कितना कितना था, 25,000 चंदर के हिस्से का पैसा था और 25,000 दामिनी के हिस्से का पैसा था। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने हिस्से के पैसे का 50% विड्रॉ कर लिया, मतलब गुडविल इन्होंने विड्रॉ कर ली है। तो विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, अब यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी ना। तो देखो भाई ध्यान से, चंदर के खाते में मैंने 25,000 क्रेडिट किए थे, मतलब जोड़े थे, क्रेडिट किए थे मतलब जोड़े थे। दामिनी के अकाउंट में भी मैंने 25,000 क्रेडिट किए थे, मतलब मैंने जोड़े थे 25,000 उसके अकाउंट में। अब इन्होंने अपने खाते से पैसे निकाल लिए, इन्होंने अपने अकाउंट से पैसे निकाल लिए, तो इनका कैपिटल अकाउंट अब डेबिट कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, पैसे निकल गए ना। जब पैसे जोड़े थे हमने तो क्रेडिट किया था खाता, अब पैसे निकाल लिए गए हैं तो डेबिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो डेबिट करेंगे चंदर्स कैपिटल अकाउंट, चंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ऐसे ही दामिनीज कैपिटल अकाउंट, दामिनीज कैपिटल अकाउंट।
और भाई ये लोग पैसा निकाल के ले गए, पैसा निकाल के ले गए हैं, तो यहाँ पे टू कैश और बैंक अकाउंट भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट हम लोग कर देते हैं, ठीक है, टू बैंक अकाउंट हम लोग कर देते हैं। तो आधा आधा पैसा इन्होंने निकाला, तो चंदर के हिस्से में 25,000 थे तो इसने 12,500 निकाल लिए। सेम दामिनी ने भी जो है 12,500 मतलब आधा पैसा निकाल लिया अपने हिस्से का, तो 25,000 यहाँ पे हमारा जो है फर्म का चला गया। तो बीइंग गुडविल विड्रॉन, बीइंग हाफ गुडविल विड्रॉन, बीइंग हाफ गुडविल विड्रॉन, तो आधा पैसा गुडविल का जो था वो इन दोनों ने विड्रॉ कर लिया। तो बस यही ट्रीटमेंट था सारा का सारा फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने जो है पास आउट कर दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब हमने सबसे पहला काम क्या किया था, देखो ध्यान से, फ्लो समझना। मैं टाइम ज्यादा लगा रहा हूं यहाँ पे क्योंकि फ्लो समझाना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। फुल फ्लेज क्वेश्चन हम पहली बार कर रहे हैं ना इस टाइप का, इसलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो है ट्रीटमेंट करना था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करनी थी, मतलब सबसे पहले तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर दी। सेकंड काम गुडविल का ट्रीटमेंट करना था, वो भी हमने कर दिया सारा का सारा, गुडविल प्लस कैपिटल, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये पूरा काम हमने यहां पे जो है वो कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब अगला काम क्या होना चाहिए, फ्लो के हिसाब से समझना, अगला काम क्या होना चाहिए। तो अगला काम होना चाहिए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। मतलब जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम स्टडी कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो वो टॉपिक से रिलेटेड अब हमें जो है एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो भाई क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हमेशा आपको गिवन होंगी। तो यहां पे सेकंड से लेके फिफ्थ पॉइंट तक आपको जो है यही एडजस्टमेंट्स गिवन है, एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन ही बताया गया है आपको। तो हमें इन पॉइंट्स को अब जो है कंसीडर करना पड़ेगा। और ये जो रीवैल्यूएशन वाला जितना भी काम होगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वाला, ये सारे जो काम है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे। एसेट्स बढ़ेंगे या घटेंगे, लायबिलिटीज बढ़ेंगी या घटेंगी, तो उनका जो रीवैल्यूएशन होगा उसको हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, वहां पे उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो एक एक करके हम सेकंड से लेके फिफ्थ पॉइंट तक सारे पॉइंट्स जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 वर अनरिकॉर्डेड। तो भाई मैं एक रफ पेज यहां पे ले लेते हैं और यहां पे इस चीज को कंसीडर करेंगे। क्या था भाई, डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,000 अनरिकॉर्डेड। तो भाई ध्यान से समझना, यहां पे ये हमारी सेकंड वाली जो एडजस्टमेंट थी, डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 अनरिकॉर्डेड। जो बैलेंस शीट में आपको डेटर्स गिवन है वो कितने हैं, ध्यान से देखो, बैलेंस शीट में आपको 75,000 रुपीज के डेटर्स गिवन है। हालांकि वो कह रहे हैं 5,000 के डेटर हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए। इट मींस ओरिजिनली हमारे डेटर्स कितने होने चाहिए थे, तो भाई होने चाहिए थे 80,000, लेकिन यहाँ पे तो हमने सिर्फ 75,000 रिकॉर्ड किए, 5,000 को हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं है। तो अब रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, 5,000 के डेटर हमने रिकॉर्ड किए ही नहीं थे, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, अब रिकॉर्ड कर देना चाहिए। इट मींस, ठीक है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो रिकॉर्ड कर देना चाहिए। तो डेटर्स को जब मैं इंक्रीज करूंगा तो डेटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो डेटर्स जो है वो एसेट है, तो एसेट का अकाउंट, एसेट इंक्रीज होता है तो एसेट का अकाउंट डेबिट हो जाता है। अगली बात, यहाँ पे एसेट इंक्रीज होने से फायदा हो रहा है ना, एसेट इंक्रीज होने से फायदा हो रहा है, तो फायदा क्रेडिट नेचर का होता है तो क्रेडिट करेंगे। बट कौन से खाते में क्रेडिट करेंगे भाई, तो एसेट्स के बढ़ने से अगर फायदा होगा तो वो हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अगर एसेट्स के घटने से नुकसान होगा तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है, मतलब फायदा होगा तो क्रेडिट कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, नुकसान होगा तो डेबिट कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एसेट्स के बढ़ने या घटने से जो भी फायदा या नुकसान होगा उसको हमेशा कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। तो ये हमने जो सेकंड वाली एडजस्टमेंट हमें गिवन थी उसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे पास आउट कर दी। ये मैं रफली काम कर रहा हूँ, आप लोग जब एंट्री पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसका जर्नल क्या होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। पेपर में ये लिखना जरूरी नहीं है, तभी मैं इसको देखो रफ शीट पे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको फेयर काम के साथ नहीं कर रहा, मैं इसको रफ शीट पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। एग्जाम में आपसे जर्नल थोड़ी ना मांगी है, क्वेश्चन क्या था, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ।
तो उससे रिलेटेड जो मेन एडजस्टमेंट्स थी उसके नोट्स मैंने वहां पे बना दिए हैं। मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो वहां पे आपको फाइंड आउट करके दिखाई, मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट वहां पे आपको करके दिखा दिया। बाकी जर्नल एंट्रीज आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो आप रफली कर सकते हैं इसको अगर करना चाहें तो, वरना आप क्वेश्चन पढ़ के माइंड में भी उसको जो है इमेजिन कर सकते हैं एंट्री को, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो स्पीड बढ़ानी है हम लोगों को। थर्ड एंट्री क्या थी, एक बार दोबारा से क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड एंट्री क्या थी, फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। अब भाई ऊपर है ना बैलेंस शीट में देखो फर्नीचर कितना दे रखा है, फर्नीचर की वैल्यू 1,10,000 है भाई, 1,10,000, और हमें क्या बोल रखा है, फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। यहां पे मैं लिखता हूं, देखो ध्यान से, यहां पे लिखेंगे फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। फर्नीचर जो है वो 10% रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, 10% रिड्यूस हो रहा है। और बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना गिवन था, बैलेंस शीट में कितना गिवन था फर्नीचर, तो बैलेंस शीट में भाई फर्नीचर की वैल्यू 1,10,000 गिवन थी। अब एक बात समझना, बैलेंस शीट में 1,10,000 का फर्नीचर शो हो रहा है और वो कह रहा है 10% जो है फर्नीचर को रिड्यूस करना है, हमें रिड्यूस करना है। एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो एसेट का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है ना। एसेट घटेगा तो एसेट का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। पर एसेट की वैल्यू घटने से फायदा होता है या नुकसान होता है, नुकसान होता है ना, तो नुकसान डेबिट नेचर का होता है, ये सब आपको पता होगा। तो नुकसान कौन से खाते में डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जो बातें हम पढ़ रहे हैं ये हमने लास्ट चैप्टर में भी तो पढ़ी थी ना। लास्ट जो हमने चैप्टर कवर किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वहां पे भी ये टॉपिक हमने पढ़ा था। और अब एडमिशन वाले चैप्टर में भी ये दोबारा हम लोग ये वाला टॉपिक पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10% रिड्यूस करना था फर्नीचर को। 1,10,000 का फर्नीचर था, 1,10,000 का 10% कितना हुआ, 11,000, 11,000। अब एक बात समझना, हमारा फर्नीचर 1,10,000 का था, यहाँ पे देखो 1,10,000 का था, और अब हमने 11,000 रिड्यूस कर दिया ना, 11,000 रिड्यूस कर दिया। तो अब हमारे फर्नीचर की वैल्यू कितनी रह जाएगी, अब हमारे फर्नीचर की वैल्यू रह जाएगी 99,000 रुपीज, 99,000 रुपीज, ठीक है। तो इट मीन्स अब जो मैं न्यू बैलेंस शीट अगर मैं बनाऊंगा आगे, वैसे इस क्वेश्चन में मांगी नहीं है मुझसे बैलेंस शीट, लेकिन अगर मैं न्यू बैलेंस शीट बनाता हूं एलिना के एडमिशन के बाद, न्यू बैलेंस शीट अगर मुझसे मांगी जाती है तो वहां पे मैं फर्नीचर अब कितना शो करूंगा, न्यू वैल्यू पे शो करूंगा ना, न्यू वैल्यू पे, ठीक है। रिड्यूस होने के बाद जो उसकी वैल्यू बचेगी उस वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करूंगा बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। बट ये बात मुझसे नहीं मांगी गई, ठीक है, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री भी हमने यहाँ पे कर दी है फर्नीचर से रिलेटेड, ठीक है। अब भाई दोबारा अपने क्वेश्चन में चलते हैं, और यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट में ही आगे कुछ और बातें बोली गई थी। यहाँ पे बोला गया था कि 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी क्रिएटेड ऑन बीआर एंड डेटर। तो भाई बिल्स, रिसीवेबल्स और डेटर से रिलेटेड यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का। भाई क्वेश्चन में देखना, बिल्स रिसीवेबल 45,000 गिवन है और डेटर्स की वैल्यू आपको 75,000 गिवन है, ठीक है। तो आपको प्रोविजन क्रिएट करना है 45,000 का 5% और 75,000 का 5%। अब हालांकि यहाँ पे डेटर्स 75,000 बैलेंस शीट में गिवन है, बट हमने अभी सेकंड एडजस्टमेंट को भी तो रिकॉर्ड किया था, इसको मत भूलना, ठीक है। सेकंड एडजस्टमेंट को भी तो रिकॉर्ड किया था हमने, डेटर को इंक्रीज कर दिया कि नहीं कर दिया। डेटर्स 75,000 के थे, बट हमने 5,000 बढ़ा भी तो दिए ना, मतलब अब हमारे डेटर्स कितने, 80,000 है। तो जो प्रोविजन हम बनाएंगे वो कौन से अमाउंट पे बनाएंगे, 80,000 पे बनाएंगे, ठीक है। तो आपको ये बात अपने माइंड में रखनी है कि भाई प्रोविजन अब किस पे बनेगा, 80,000 पे बनेगा, ना कि 75,000 पे। जो बीआर का प्रोविजन है, बिल्स रिसीवेबल का जो प्रोविजन है, वो तो 45,000 पे ही बनेगा। तो भाई इस चीज की भी यहाँ पे हम लोग क्या है, जर्नल एंट्री करके दिखाएंगे। तो देखो ध्यान से, प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन यहां पे लिखेंगे, प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5% ऑन बीआर एंड डेटर, बीआर एंड डेटर। तो भाई ध्यान से देखना जर्नल एंट्री क्या होगी, ध्यान देना यहाँ पे। भाई प्रोविजंस क्रिएट करना है मुझे, प्रोविजन लाइबिलिटी होती है कि नहीं होती, प्रोविजन लाइबिलिटी होती है। तो प्रोविजन क्रिएट करूंगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लाइबिलिटी का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ना। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। जो नाम क्वेश्चन में दिया गया था वही नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, कॉपी पेस्ट करके पूरा नाम लिख दिया, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो भाई ये जो प्रोविजन था ये मुझे कितना कितना क्रिएट करना था, तो भाई बीआर का अमाउंट था 45,000, तो 45,000 का 5% एंड प्लस इसमें
जो मेरे डेटर्स थे 80,000 रुपीज के। अब ध्यान देना, यहाँ पे 80,000 लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे 75,000 नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। तो जो मैंने डेटर्स जो इंक्रीज किए थे ना, उस पर भी मुझे प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो 45,000 का 5% कितना आएगा भाई? 45,000 का 5% यहाँ पे 2250 आएगा हमारे पास। 2250 तो ये आ जाएगा। पर ऐसे ही 80,000 का 5% कितना आएगा? 80,000 का 5% हमारे पास 4,000 आ जाएगा। तो टोटल प्रोविजन कितना बनाना है भाई? 6,250 का। तो प्रोविजन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई 6,250 रुपए। लाइबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? नुकसान हो गया ना। नुकसान कौन से खाते में डेबिट करूं? नुकसान डेबिट नेचर का होता है तो डेबिट करेंगे। कौन से अकाउंट में? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। यहाँ पे 6,250 रुपए हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये काम भी हमने कर दिया। इसका मतलब हमने जो है थर्ड एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। अब भाई फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग को हमें 20% इंक्रीज करना है। तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू देखो कितनी है भाई? 3,10,000 है। 3,10,000। अब 3,10,000 का 20% अगर मैं निकालू यहाँ पे तो ये आता है भाई 62,000 रुपीज। तो लैंड एंड बिल्डिंग को मुझे बढ़ाना है। एप्रिशिएट करने का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना। जैसे डेप्रिशिएट करने का मतलब क्या होता है? डिक्रीज करना। तो एप्रिशिएट करने का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज करना। तो लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाएंगे 62,000। तो चलिए भाई चलते हैं रफ नोट्स के अंदर और यहाँ पे हम लोग जो है 5th नंबर की अपनी एडजस्टमेंट भी जो है उसको भी नोट कर लेते हैं जरा। 5th नंबर की एडजस्टमेंट क्या थी कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग को हमें क्या करना है? लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट करना है हमें 20%, ठीक है। 20% एप्रिशिएट करना है। तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाऊंगा, एसेट को इंक्रीज करूंगा तो एसेट का अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। एसेट बढ़ेगा तो एसेट का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर होगी यहां तक की बात। अगली बात, एसेट बढ़ने से फायदा हो रहा है ना, फायदा हो रहा है तो भाई क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट नेचर का होता है हमारा फायदा। कौन से अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। भाई एसेट के बढ़ने या घटने से या लाइबिलिटी के बढ़ने या घटने से अगर कोई फायदा या नुकसान होगा तो वो हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। अब भाई 20% मैंने आपको बताया था 62,000 रुपीज आएगा, ठीक है। 3,10,000 का 20% कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 3,10,000 का 20% 62,000 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये भी हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब लास्ट एडजस्टमेंट देखते हैं भाई, 5वीं वाली जो एडजस्टमेंट थी, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है हमें। तो यहां पे बोला गया कि देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। अब वो कह रहा है कि भाई फर्म के खिलाफ किसी ने क्लेम कर दिया डैमेजेस का, और हो सकता है कि भाई हमें लायबिलिटी इंकर करनी पड़े, ठीक है। तो वो बोल रहा है लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। तो कह रहा है लायबिलिटी क्रिएट करनी है अब हमें 8,000 की। अब ये बात क्या है भाई, इसको समझते हैं, इसको जरा समझते हैं, यहां पे रफली समझते हैं। तो देखते हैं भाई यहां पे ध्यान से, यहां पे देखते हैं भाई ध्यान से। तो सपोज ए एक पर्सन था, इसने हमारी फर्म के खिलाफ केस कर दिया, ठीक है। हमारी फर्म से इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा जिसमें इसका कोई नुकसान हो गया होगा, ठीक है, हमारी गलती की वजह से, हो सकता है हमारी गलती की वजह से हो गया हो। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा केस कर देगा, ठीक है। ये कोर्ट में जाएगा, ये कोर्ट में जाएगा और केस कर देगा हमारे खिलाफ, ठीक है, केस कर देगा ये। अब हो सकता है कि ये केस जीत जाए, हो सकता है ना ये केस जीत जाए, मतलब जरूरी नहीं है कि जीतेगा ही, बट हो भी सकता है कि जीत जाए, मतलब इसका जीतना डिपेंडेंट नहीं है। तो मे विन, हो सकता है जीत जाए, एंड मे नॉट विन, हो सकता है ये केस जीत जाए, हो सकता है ये केस ना जीते, मतलब वो पक्का नहीं है, ठीक है, पक्का नहीं है। अब अगर ये केस जीत जाता है तो मुझे इसको पैसे देने पड़ेंगे, मुझे पे करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पे करना पड़ेगा। और अगर ये केस नहीं जीतता तो हमें क्या करना है, हमें पे नहीं करना, ठीक है, नो पेमेंट, कोई पेमेंट नहीं देनी भाई, ठीक है। तो लेकिन यहां पे अभी कुछ पक्का नहीं है, हो सकता है हमें पे करना पड़ जाए, हो सकता है हमें पे ना करना पड़े। तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, यहां पे हमारे पास एक कंटीजेंट लायबिलिटी है, शब्द पे ध्यान देना, कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट का मतलब ये ऐसी लायबिलिटी होता है, कंटीजेंट का मतलब ऐसी लायबिलिटी होता है जो अकर हो भी सकती है, जो अकर नहीं भी हो सकती, विच मे अकर और मे नॉट अकर। जैसे यहां पे लिखा है
ए जो है वो केस जीता तो लाइबिलिटी अकर हो जाएगी, ठीक है। अगर ए केस हार गया तो लाइबिलिटी अकर नहीं होगी। तो लाइबिलिटी मे अकर एंड मे नॉट अकर, इट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। तो लाइबिलिटी के इंकर होने का पक्का होना जरूरी नहीं है, मतलब यहाँ पे लाइबिलिटी पक्का पक्का हमारी इंकर होगी ही होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे पक्का नहीं होता। कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो इंकर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये कंटीजेंट लाइबिलिटी है। अब वो कह रहा है हमें नहीं पता फ्यूचर में उस बंदे ने जो हमारे खिलाफ क्लेम किया है हो सकता है वो क्लेम जीत जाए। तो वो कह रहा है हम अभी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं कितने की, 8,000 की हम अभी ही लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म, फर्म के खिलाफ, अगेंस्ट द फर्म, ध्यान दे रहे हो शब्दों पे, ठीक है। देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म, फर्म के खिलाफ किसी ने क्लेम कर दिया फॉर डैमेजेस, ठीक है। हमने उसका नुकसान कर दिया होगा तो उसने हमारे खिलाफ क्लेम कर दिया। एक एक शब्द समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का। आगे वो कह रहा है लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं 8,000 की। हालांकि क्या अभी एक्चुअल में हमारी लाइबिलिटी इंकर हो गई है क्या, अभी नहीं हुई। मतलब डिपेंड करता है, अगर वो बंदा केस जीत जाता है जो उसने हमारे खिलाफ क्लेम किया, अगर वो केस जीत जाता है, डैमेजेस का जो उसने हमारे खिलाफ क्लेम किया अगर वो केस जीत जाता है तो हमारी लाइबिलिटी इंकर होगी, तो हमें पेमेंट करनी है, अदरवाइज हमें पेमेंट नहीं करनी। लेकिन हम अभी ही अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करके रख रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो भाई फ्यूचर में इंकर होने वाली लाइबिलिटीज को जब मैं अभी ही बुक कर देता हूं तो मुझे उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ना, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है। तो यहां पे हम लोग लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। ध्यान देना भाई, फ्यूचर में इंकर होने वाली लाइबिलिटीज के लिए हम अभी से क्या बना लेते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं ना, प्रोविजन बना लेते हैं। तो प्रोविजन बनाएंगे यहाँ पे इस लाइबिलिटी के लिए। तो लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन बनाऊंगा, प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस। तो मैंने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस, 8,000 की लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। लाइबिलिटी बढ़ा दी मैंने तो मेरा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान कौन से अकाउंट में डेबिट करूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है भाई, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे इस नुकसान को। तो ये 8,000 का नुकसान मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पे डेबिट भी कर दिया, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने सारी की सारी एडजस्टमेंट्स जो थी मैंने उसकी जर्नल एंट्री आपको जो है वो करके बता दी है। इन सभी एंट्रीज में रीवैल्यूएशन अकाउंट का नाम आ रहा था, ठीक है। तो इन सभी एंट्री की पोस्टिंग कहां पे होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में होगी ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट में होगी। तो अब क्या करेंगे, एक एक करके इन सब एंट्रीज को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट बनाए हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का, यहाँ पे पोस्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो भाई करते हैं भाई, सबसे पहली एंट्री क्या थी हमारी, यहाँ पे आ जाते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या थी, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारी थी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फोकस करना भाई साथ साथ, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जर्नल एंट्री करनी है हमको, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जर्नल एंट्री करनी है। किस नाम से, बाय डेटर्स अकाउंट, बाय डेटर्स अकाउंट। तो बाय डेटर्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना था भाई वो भी देख लेते हैं, 5,000 का यहाँ पे अमाउंट हमारे पास दिया गया था। तो 5,000 रुपीज हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो जर्नल की पोस्टिंग तो मुझे लगता है सभी को आती होगी, ठीक है। जर्नल की पोस्टिंग में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो हमने क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग की, किस नाम से, अपोजिट साइड में क्या एस्पेक्ट दिया गया था, डेटर्स दिया गया था ना, देखो ध्यान से, डेटर्स दिया गया था ना अपोजिट साइड पे। तो डेटर्स के नाम से हमने एंट्री कर दी बाय डेटर्स अकाउंट। अमाउंट कितना था, 5,000 रुपीज। तो फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग हो गई है। अब आते हैं सेकंड एंट्री पे। सेकंड जो एंट्री थी इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो भाई डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी, किस नाम से, अपोजिट साइड पे क्या नाम है, देखो फर्नीचर। तो टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो करते हैं भाई टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। तो ये भी पोस्टिंग हमने यहां पे कर दी, टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना था भाई इसका, अमाउंट था 11,000, 11,000 रुपीज यहाँ पे हम लोग जो है रिकॉर्ड कर देंगे। 11,000 रुपए यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थर्ड एंट्री क्या थी, थर्ड एंट्री थी रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखो डेबिट हो रहा है। थर्ड एंट्री में क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो डेबिट साइड पे एंट्री होगी ना, ये किस नाम से, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं एंट्री को, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, या टू प्रोविजन। अब यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं एक काम करता हूं, टू प्रोविजन अकाउंट लिख देता हूं, ठीक है, आप समझ जाना। या फिर एक काम करते हैं, चलो पूरा ही लिख देते हैं इसको,
टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट कितना था 6250, तो 6250 हम यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे 6250, ठीक है। तो ये भी हमारा रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे। अब भाई नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या थी, लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड थी। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी किस नाम से, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 62,000 रुपीज, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं भाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा 62,000 रुपीज, ठीक है। तो ये अमाउंट भी आ गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या था, तो नेक्स्ट लास्ट एंट्री जो हमने की थी, हमने प्रोविजन क्रिएट किया था। प्रोविजन किस चीज का क्रिएट किया था हमने, फॉर क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस, तो ये हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई थी। रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है ना, तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी किस नाम से, टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं भाई डेबिट साइड पे टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस, टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस, क्लेम फॉर डैमेजेस। तो भाई ये हमारे पास कितना आ गया था अमाउंट, एक बार अमाउंट भी चेक कर लेते हैं, 8,000 रुपए, ठीक है। तो 8,000 का ये वाला प्रोविजन भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया था। तो क्या मैंने सारी की सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी है रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, तो हाँ भाई सारी की सारी एंट्रीज की पोस्टिंग मैंने यहाँ पे कर दी है, कोई भी एंट्री यहाँ पे हमारे पास बची नहीं है अब, ठीक है। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया ना, देखो ध्यान से क्वेश्चन एक बार देख लेना ध्यान से। रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट आपके पास नहीं है। यहाँ पे मैंने 5 एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन थी ना, पांचों की पांचों सॉल्व कर लिए, ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट जो कैपिटल और गुडविल वाली थी उसको तो पहले ही कर लिया था, और सेकंड से लेके 5th तक वाली एडजस्टमेंट मैंने रफली सॉल्व कर ली, ठीक है। उसको मैंने पोस्ट भी कर दिया, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो अब कुछ भी नहीं बचा, तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे ना, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो करते हैं भाई बैलेंस करते हैं इस अकाउंट को, यहाँ पे टोटल करेंगे इस अकाउंट का। तो देखते हैं भाई कितना आता है, यहाँ पे टोटल करेंगे। तो जो ज्यादा वाला अमाउंट होगा वो कौन सी वाली तरफ का आएगा, डेबिट साइड का आएगा या क्रेडिट साइड का आएगा। तो भाई क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, डेबिट साइड का टोटल कम आएगा, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं एक बार, कितना आता है 67,000 रुपीज यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं भाई 67,000। तो ये वाला तो आ गया भाई 67,000, यहाँ पे भी लिख देते हैं 67,000। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी एक बार निकालते हैं। 67,000 में से हम माइनस करेंगे, क्या क्या अमाउंट्स माइनस करने हैं हमको, 11,000 माइनस करने हैं, और माइनस करना है 6250, और माइनस करना है 8,000। तो इसका मतलब यहाँ पे 41750 आ जाएगा ना, 41750 आ गया। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये कौन से वाले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा। हालांकि ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमें प्रॉफिट शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, प्रॉफिट, क्योंकि ये एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट है। ध्यान देना, क्रेडिट वाला बैलेंस ज्यादा था ना, इस वजह से ही तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आई है डेबिट साइड पे। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो ये डेबिट बैलेंस है। भाई ये एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ये एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट है। क्रेडिट वाला बैलेंस ज्यादा था हमारा, इस वजह से हमारे पास ये बैलेंसिंग फिगर निकल करके आई है। ये प्रॉफिट शो कर रहा है भाई, क्या शो कर रहा है, ये प्रॉफिट शो कर रहा है। ये क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट शो कर रहा है, प्लस वाला अमाउंट है ये, ठीक है। तो ये हम बांट देंगे पार्टनर्स में, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई इसको, तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे, चंदर और दामिनी। तो यहां पे लिखते हैं चंदर और यहां पे लिखते हैं दामिनी। तो किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या थी, इक्वल थी ना, तो इक्वल बांट देंगे तो ये आएगा 20875, यहां पे भी आ जाएगा 20875। तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब उसने ना हमसे कैपिटल अकाउंट भी तो मांगा था, तो कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो भाई ये तो बहुत इजी है, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो मेन हमारा काम जो था वो इस क्वेश्चन में हो चुका है। अब कैपिटल अकाउंट तो इजीली बन जाएगा। कैपिटल अकाउंट बनाने के स्टेप्स आप लोग ध्यान में रखना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं। ओपनिंग कैपिटल कहां से मिलेगी आप लोगों को, तो ये बैलेंस शीट से मिलेगी ना।
तो देखो हमें बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे चंदर की ओपनिंग कैपिटल 2.5 लाख है और दामिनी की ओपनिंग कैपिटल 2,16,000 है। तो इसकी पोस्टिंग सबसे पहले यहाँ पे करेंगे बाय बैलेंस बीडी, क्रॉस ट्रांसफर होता है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये इधर क्रेडिट मतलब ये इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये अमाउंट, तो ये क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी कितना कितना अमाउंट था भाई, 2.5 लाख रुपए और 2,16,000, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं 2.5 लाख और यहां पे लिखते हैं 2,16,000, ठीक है। एलिना की कोई ओपनिंग कैपिटल थोड़ी ना थी, वो तो न्यू पार्टनर है ना, ठीक है। तो ये चीज हमारी हो चुकी है, हमने ओपनिंग कैपिटल लिख दी। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है भाई, नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हमने ना नोट बनाया था, देखो नीचे ये, तो ये जो नोट था, इस नोट में जो एंट्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से आ रही थी ना, उन सब एंट्रीज को हमें क्या करना है, पोस्ट करना है, ठीक है। और इसको पोस्ट करने से पहले मैं एक बार आपको ना क्वेश्चन का फ्लो समझा देता हूं। क्वेश्चन के फ्लो में सबसे पहले मैंने आपको बोला था हमें क्या करना है, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होती है, फिर हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है, फिर हमें थर्ड नंबर पे क्या करना होता था, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम मैंने आपको क्या बता रखा है, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट। तो फ्लो के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस तो डाल दिए ना, अब हम फ्लो के हिसाब से चलते हैं। हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर रखी है, हमने गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर रखा है, हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज भी कर दिया। अब आते हैं रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस पे। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस दिए गए थे, तो नहीं दिए गए, ठीक है, दिए ही नहीं गए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, यहाँ पे कोई रिजर्व्स है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, होते तो हम एंट्री करते उसकी भी, है ना, तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट और ये एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट, फिक्टिशियस एसेट का ट्रीटमेंट, ये हम फोर्थ स्टेप में आके यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, देन गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, देन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस प्लस फिक्टिशियस एसेट्स और प्लस एग्जिस्टिंग गुडविल, इन सब चीजों को कंसीडर करेंगे। अब इस क्वेश्चन में ये सब है ही नहीं, तो फोर्थ स्टेप तो स्किप हो गया। अब सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो हमने नोट बनाया था ना, ये जो सेकंड वाला नोट बनाया था हमने, ठीक है, इसकी जो एंट्रीज थी इसको पोस्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये हमारा लास्ट स्टेप होगा और हमारा क्वेश्चन इसके साथ फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो जिस जिस एंट्री में कैपिटल अकाउंट आ रहा होगा उस एंट्री को मुझे पोस्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले ये वाली एंट्री पे आ जाते हैं, फर्स्ट एंट्री पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एलिनास कैपिटल अकाउंट। भाई एलिना का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी इसकी, क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी किस नाम से, बाय बैंक अकाउंट। डेबिट साइड पे बैंक अकाउंट लिखा हुआ था ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू एलिनास कैपिटल अकाउंट, तो बाय बैंक अकाउंट। 3 लाख रुपए का अमाउंट था इस जर्नल एंट्री के अंदर, तो एलिना के अकाउंट में 3 लाख रुपए यहाँ पे हमने लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपना फर्स्ट जर्नल एंट्री, जो कैपिटल ब्रिंग की थी एलिना ने, उसकी जर्नल एंट्री हमने यहाँ पे कर दी। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री जो ये वाली आपको दी गई है ना, यहाँ पे देखो कोई भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो ही नहीं रहा, तो इट मींस यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, इसकी पोस्टिंग हो ही नहीं सकती ना, इसकी पोस्टिंग हो ही नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो एंट्री थी, इसमें चंदर और दामिनी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी किस नाम से, डेबिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो चंदर और दामिनी के अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 25,000 यहाँ पे दोनों के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। जर्नल की पोस्टिंग हो गई, 25,000 यहाँ पे क्रेडिट करना था, कर दिया हमने। उसके बाद चंदर और दामिनी का अकाउंट देखो यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे किस नाम से, टू बैंक अकाउंट, तो डेबिट साइड पे एंट्री करते हैं यहाँ पे टू बैंक अकाउंट के नाम से, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे 12,500 और यहाँ पे भी हमारे पास 12,500 आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो इट मींस यहाँ पे जितनी भी जर्नल एंट्रीज मैंने रिकॉर्ड की थी सेकंड स्टेप के अंदर, वो सारी की सारी मैंने रिकॉर्ड कर दी है यहाँ पे। तो भाई अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी एक बार जाके देख लो, सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे कंसीडर, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा अब। तो अब क्या करना है, अब बैलेंसिंग फिगर निकालनी है भाई, अब कुछ भी नहीं करना, तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, यहाँ पे बैलेंस करेंगे खातों को, तो बैलेंस करते हैं भाई। तो ये हमारा जो है बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, और इस वाले अकाउंट को भी हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे।
तो टोटलिंग करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट साइड की। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि क्रेडिट साइड के बैलेंसेस ही ज़्यादा हैं, डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं ना अमाउंट्स। तो क्रेडिट साइड के बैलेंसेस ज़्यादा हैं, तो हमें यहाँ पे पोस्टिंग करनी पड़ेगी ना। तो पोस्टिंग करते हैं भाई, यहाँ पे देखते हैं कितना अमाउंट आता है, 2.5 लाख प्लस 25,000, तो ये तो आ गया 2,75,000, ठीक है, 2,75,000। लेकिन यहाँ पे अभी एक चीज और रह गई है। क्या चीज रह गई है भाई? हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था ना, ये तो इसका जो ये बैलेंसिंग फिगर निकला था, ये भी तो हमें क्रॉस ट्रांसफर करना होता है ना। तो ये चीज आप भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे गलती हो सकती है तो इसको नहीं भूलना हमें, इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसको क्रॉस ट्रांसफर करना होता है। अगर ये बैलेंसिंग फिगर इस तरफ निकली हुई है तो ये इस तरफ ट्रांसफर होगी ना, क्रॉस ट्रांसफर, ठीक है। और अगर ये बैलेंसिंग फिगर जो हमारी है ये इस तरफ होती तो ये इस तरफ क्रॉस ट्रांसफर होती फिर, ठीक है। तो अभी तो लेकिन यहाँ पे हम इधर क्रॉस ट्रांसफर करेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट्स आ जाएंगे, ठीक है, 20875 और यहाँ पे भी 20875। तो ये चीज भी आपको जो है समझ में आ गई होगी। अब भाई अब करेंगे बैलेंसिंग फिगर, तो अब 20875 भी ऐड कर देता हूं मैं। टोटल बैलेंसिंग फिगर मेरी यहाँ पे 295,875 आ गई, यहाँ पे भी 295,875 आ गई, और उसमें से 12,500 हम लोग लेस कर देंगे तो ये आएगा 283375, ठीक है, 283375। अब भाई ऐसे ही मैं यहाँ पे दामिनी के लिए भी निकालता हूं भाई। 2,16,000 मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस था, प्लस 25,000 और प्लस यहाँ पे 20875, तो ये आएगा 261,875, और उसमें से माइनस करेंगे हम लोग 12,500, 261,875 यहाँ पे भी लिख देते हैं, और लेस करते हैं यहाँ से 12,500, तो ये आएगा 249,375। उसके बाद एलिना का जो बैलेंस था वो 3 लाख था, टोटल 3 लाख आएगा यहाँ पे, और बैलेंसिंग फिगर भी इसकी 3 लाख ही निकलेगी, ठीक है। डेबिट साइड पे कोई बैलेंस था ही नहीं, तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। 2 बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कैपिटल्स आ गई पार्टनर्स की, 2 बैलेंस सीडी, ये बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया हमने, ठीक है। तो भाई ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पे फ्लो समझना है। देखो मैंने टाइम बहुत ज्यादा लगाया एक एक चीज को एक्सप्लेन करने में, बट उसका रीजन भी है। आपको अगर फ्लो अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है, फ्लो अगर आपको अच्छे से समझ में आता होगा क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। मेरी बातों को अगर कंसीडर करोगे तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, नहीं करोगे अपने ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर अगर आप लोग रहोगे, आपको लगेगा कि नहीं यार हम तो कर लेंगे, सारे टॉपिक तो समझ में आ ही गए हैं हमको, ठीक है, तो वहां पे आपको नुकसान होगा। आपको यहाँ पे मेरे फ्लो के हिसाब से जैसे समझा रहा हूं मैं, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, उसके बाद सेकंड काम क्या करो, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दो, उसके बाद थर्ड काम क्या करना है अपने को, थर्ड काम रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, नहीं सॉरी, थर्ड काम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एंड देन रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट, एंड देन फिफ्थ नंबर पे अपने को कैपिटल एडजस्टमेंट तो है ही नहीं इस चैप्टर में, तो वो करनी नहीं है, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना है कि भाई जब हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर रहे होंगे तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो बैलेंसेस है उसको क्रॉस ट्रांसफर भी तो करना है। तो यहाँ पे बस ये फिफ्थ चीज आप ये याद रख लेना, ठीक है। तो 5 स्टेप्स में ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, 5 स्टेप्स के अंदर, ठीक है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो भाई ये था हमारा क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 39, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 40 की तरफ। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 40। इलिस्ट्रेशन 40 क्या है, एक बार यहाँ से रीड आउट कर लेते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। आप लोग भी अपनी बुक्स जो है वो खोल लेना साथ साथ, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन रीड करेंगे पहले, और उसके बाद देखेंगे भाई क्या क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट हमें करना है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पे ओल्ड वाली हमें दी गई है 3:2। उसके बाद बताया गया देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वाज दिस। तो यहाँ पे बैलेंस शीट दी गई है। एक बार एसेट साइड सबसे पहले रीड आउट करेंगे। यहाँ पे कैश एट बैंक गिवन है, डेटर्स गिवन है। डेटर्स में से ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस किया हुआ, देखो ध्यान से। तो प्रोविजन हमारा लाइबिलिटी होता है ना, प्रोविजन लाइबिलिटी होता है। यहाँ पे नेट डेटर्स कितने दिए गए हैं, नेट डेटर्स यहाँ पे 1,80,000 दिए गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा डेटर्स कितने, तो आप 2 लाख बोलोगे या 1,80,000 बोलोगे, 2 लाख या 1,80,000? तो भाई 2 लाख बोलने हैं हमेशा। डेटर्स 2 लाख के हैं
ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना, ये अल्टरनेटिवली मैं लाइबिलिटी साइड पे भी तो लिख सकता था, ठीक है। तो इन्होंने एसेट में से लेस करके शो कर रखे हैं, है तो ये लाइबिलिटी ही ना। तो एसेट हमारा जो डेटर्स मतलब है वो कितने का है, वो 2 लाख का है, ना कि 1,80,000 का। वो तो इन्होंने ये लाइबिलिटी यहाँ पे लेस करके शो कर दी, इस वजह से यहाँ पे 1,80,000 शो हो रहा है, ठीक है। तो डेटर्स यहाँ पे 2 लाख का ही आएगा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। उसके बाद स्टॉक हमें गिवन है और प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है और प्लांट एंड मशीनरी गिवन है। तो ये हमें एसेट साइड पे ये सब चीजें गिवन है, कहीं पे भी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, कहीं पे भी कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। तो मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एसेट साइड पे। तो क्वेश्चन रीड आउट करते टाइम आपको ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बैलेंस शीट में, क्योंकि वो चीजें आप बाद में भूल भी सकते हो, इस वजह से आपको पहले ही देख लेना है कहीं एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं है, कहीं फिक्टिशियस एसेट्स तो नहीं है। अब भाई लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। लाइबिलिटी साइड पे आपको क्रेडिटर्स दिए गए हैं, बीपी दिया गया है, आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन है और कैपिटल्स दी हुई है राम एंड रहीम की, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल्स गिवन है। तो यहाँ पे भी आपको कोई रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस गिवन नहीं है। तो इट मींस लाइबिलिटी साइड में भी कोई पंगे वाली बात नहीं है। तो मतलब लास्ट क्वेश्चन की तरह ही थोड़ा थोड़ा सा ये क्वेश्चन। आगे यहाँ पे कहा गया कि दे एडमिटेड प्रभु, भाई प्रभु जो है इसको न्यू पार्टनर एडमिट किया गया। तो दे एडमिटेड प्रभु एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये जो निम्नलिखित टर्म्स हैं, इन टर्म्स के ऊपर जो है प्रभु को हमने एडमिट किया। अब क्या क्या टर्म्स है वो पढ़ लेते हैं एक बार, क्या क्या टर्म्स है यहाँ पे। प्रभु विल ब्रिंग 2 लाख रुपीज एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल। अब भाई यहाँ पे ना शब्द देखना, नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल, गुडविल का अमाउंट दिया नहीं गया, तो गुडविल आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे गुडविल आपको निकालनी पड़ेगी, गुडविल का अमाउंट गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूरा टॉपिक पढ़ा था, तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, हमें आती है निकालनी। आगे देखते हैं भाई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग राम रहीम प्रभु इज दिस। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दी राम रहीम और प्रभु की। तो देखो प्रभु का शेयर कितना है, 2/10, ठीक है ना, ध्यान देना 2/10। तो प्रभु का शेयर गिवन है हमें यहाँ पे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मतलब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल सकती है बड़े आराम से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं भाई क्या चीज है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन प्रभुज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। वो कह रहा है भाई गुडविल का अमाउंट कैसे निकालना है, वो थोड़ी सी हेल्प कर रहा है हमारी, ठीक है, हिंट दे रहा है हमको। तो देखेंगे भाई कैसे करना है, गुडविल का अमाउंट कैसे निकालना है, बाद में देखेंगे इसको। आगे बताया गया कि भाई स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक को 10% घटाना है। भाई एसेट को रिड्यूस करने की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट वाली बात चल रही है। तो मतलब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 5,000, प्रोविजन से रिलेटेड बात चल रही है, लाइबिलिटी से रिलेटेड बात चल रही है, ठीक है। आगे प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड बात चल रही है, एसेट है, ठीक है, एसेट और लाइबिलिटीज से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन वर 1400 वर पेड बाय द फर्म, ठीक है, 1400 रुपए का रिवैल्यूएशन का खर्चा था, फर्म ने पे किया। तो इसका भी देखेंगे भाई, इसका क्या ट्रीटमेंट करना है ये देखेंगे अभी। आगे यहाँ पे बताया गया एन अनअकाउंटेड कमीशन रिसीवेबल ऑफ 1400 बी अनकाउंटेड। तो भाई 1400 रुपए की कमीशन रिसीवेबल थी अनअकाउंटेड, मतलब अनरिकॉर्डेड। अनअकाउंटेड का मतलब क्या हुआ, अनरिकॉर्डेड। कमीशन रिसीवेबल, तो ये एसेट हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक रिसीव नहीं हुई, रिसीवेबल मतलब रिसीव होनी है, मतलब अक्रूड कमीशन है ये। क्या है ये, अक्रूड कमीशन, कमा तो ली बट अभी तक मिली नहीं। तो आपको ये टर्म्स समझनी पड़ेगी ना, अक्रूड कमीशन। तो मैं यहाँ पे हेल्प करूंगा आपकी इन टर्म्स को समझने में, ठीक है। तो कमीशन रिसीवेबल, इट मींस कमीशन अभी तक मिली नहीं है, कमीशन रिसीव होनी है, तो वो अक्रूड कमीशन है, ठीक है। अनअकाउंटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, अनरिकॉर्डेड है, अभी तक हमने रिकॉर्ड ही नहीं की, ठीक है। अनरिकॉर्डेड कमीशन, अक्रूड कमीशन, ठीक है, अनरिकॉर्डेड अक्रूड कमीशन आपको दी गई है 1400 रुपए की, और वो कह रहा है बी अकाउंटेड। अब वो बोल रहे अब इसको रिकॉर्ड करना है हमें, तो मतलब अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अक्रूड कमीशन हमारा क्या हुआ, एसेट हुआ कि नहीं हुआ, एसेट हो गया ना ये। तो भाई ये तो एसेट था, ये एसेट्स है। आगे वो कह रहे हैं प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मांग रहे हैं वो, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, बैंक अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म भी बनानी है। मतलब कंप्लीट क्वेश्चन है ये अपने आप में, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, तो मैं उसी फ्लो के हिसाब से चलूंगा जो मैंने आपको फ्लो समझाया था। मैंने आपको बताया सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालूंगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है भाई, न्यू रेशो और ओल्ड रेशो गिवन है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे एक नोट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक नोट बनाएंगे, नोट बनाएंगे। और नोट किस चीज का बनाएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। तो यहां लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने यहाँ पे लिख दिया, हेडिंग डाल दी हमने। अब भाई आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो भाई सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है किस किस के लिए, सेक्रीफाइस कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर ही तो करेंगे ना, न्यू पार्टनर थोड़ी ना सेक्रीफाइस करेगा, वो तो हमेशा ही गेन करेगा। तो राम और रहीम के लिए निकालनी है। यहाँ पे सबसे पहले राम के लिए निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर राम, तो राम के लिए निकालेंगे। राम का ओल्ड शेयर कितना था, 3/5। ओल्ड रेशो देखो ना भाई क्या थी, 3:2 थी, देखो ध्यान से क्वेश्चन में 3:2 थी, तो 3/5 हो गया ओल्ड शेयर। और न्यू शेयर क्या है यहाँ पे देखो 5/10, ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे 5/10, तो माइनस 5/10। एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 10 आएगा एलसीएम, और 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 2 इंटू 3 कितना होगा 6, माइनस एज इट इज आएगा 10 डिवाइडेड बाय 10 1 इंटू 5 आ गया, तो ये आ गया 1/10। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग रहीम के लिए भी निकालेंगे, फॉर रहीम। तो रहीम का ओल्ड शेयर 2/5 था, 3:2 की रेशो थी ना ओल्ड रेशो, तो ओल्ड शेयर इसका क्या हो गया 3/5। और न्यू शेयर क्या था, तो भाई न्यू शेयर एक बार देखना पड़ेगा, तो देखते हैं भाई, ऊपर चलते हैं यहाँ पे, एक मिनट, तो भाई ऊपर चलते हैं यहाँ पे न्यू रेशो देखेंगे, तो ये थी हमारी 532, तो 3/10 था, तो यहाँ पे लिखते हैं भाई 3/10, तो माइनस करेंगे यहाँ पे 3/10, माइनस करेंगे 3/10, तो यहाँ पे एलसीएम 10 आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 इंटू 2 4, माइनस, तो ये हो गया 4, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 1 इंटू 3 तो ये भी क्या आ गया, ये भी 1/10 आ गया। दोनों का जो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने निकाला वो पॉजिटिव शेयर आ रहा है, देखो, तो दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया, इसने भी सेक्रीफाइस किया, इसने भी सेक्रीफाइस किया, किसी ने भी गेन नहीं किया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गई, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गई, राम और रहीम की 1:1, इक्वल है, मतलब 1:1, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई, ठीक है। न्यू रेशो तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही थी। तो जो फर्स्ट काम था हमारे फ्लो के हिसाब से वो मैंने कर लिया, सेक्रीफाइसिंग रेशो मैंने फाइंड आउट कर ली है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं गुडविल का ट्रीटमेंट करूंगा। अब भाई इस क्वेश्चन में ना गुडविल का अमाउंट दिया ही नहीं गया, उसने बोला कि द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, यहाँ पे देखो ध्यान से फर्स्ट एडजस्टमेंट में, प्रभु विल ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल। तो भाई कैपिटल की तो 2 लाख की एंट्री हम लोग कर देंगे आराम से, 2 लाख रुपए वो कैपिटल के लेके आने वाला है, तो यहाँ पे मैं एंट्री कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रभुज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल लाने की जर्नल एंट्री में मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, 2 लाख रुपए यहाँ पे आ गए। बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन। अब बात करते हैं भाई गुडविल की, तो भाई गुडविल का पैसा तो वो बोल रहा है नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आएगा। अब नेसेसरी माने कितना बता ही नहीं रखा उसने, नेसेसरी माने कितना नहीं बता रखा, तो भाई निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा। हिडन गुडविल का केस है, कैसा केस है, हिडन गुडविल का। तो निकालते हैं भाई, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मैंने क्या किया, मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल दिया था, मैंने सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो कैपिटल का जर्नल था वो कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करूंगा, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल करेंगे भाई, अब कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल करेंगे यहाँ पे, तो हेडिंग डाल देते हैं भाई कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल यहाँ पे। अब भाई आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल हेडिंग तो डाल दी हमने। यहाँ पे मुझे जो न्यू पार्टनर था प्रभुज शेयर कितना था, सबसे पहले तो ये लिखेंगे,
प्रभुज शेयर कितना था, तो भाई ये 2/10 था, प्रभुज शेयर 2/10 था, ठीक है। 5:3:2 दे रखिए ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 2/10 हो गया ना उसका शेयर। अगली बात, यहां पे प्रभुज शेयर ऑफ कैपिटल कितना था, प्रभुज शेयर ऑफ कैपिटल कितना था, शेयर ऑफ कैपिटल भी यहां पे लिख देते हैं जरा, प्रभुज शेयर ऑफ कैपिटल कितना था। तो भाई यहाँ पे प्रभुज शेयर कैपिटल हमने अभी अभी यहाँ पे एंट्री भी की है 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए उसका शेयर ऑफ कैपिटल था, 2 लाख रुपए उसका शेयर ऑफ कैपिटल था। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं नेट वॉर्थ निकालूंगा, ठीक है, नेट वॉर्थ ऑफ फर्म, नेट वॉर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल, तो ये आपको याद होगा ना, हिडन गुडविल वाला जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था, नेट वॉर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल में से माइनस करते थे क्या, नेट वॉर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, नेट वॉर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है, ये आपको याद होगा, गुडविल वाले ट्रीटमेंट में पढ़ा था हमने, नेट वॉर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल माइनस नेट वॉर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो ये गुडविल ऑफ फर्म आ जाता था, ये क्या आ जाता था, गुडविल ऑफ फर्म आता था। तो यहां लिखते हैं गुडविल ऑफ फर्म। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले नेट वॉर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल निकालूंगा। तो भाई नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेट वॉर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कंप्यूटेशन करेंगे नेट वॉर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल, नेट वॉर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल, इंक्लूडिंग गुडविल। तो भाई यहाँ पे किस तरीके से कंप्यूटेशन होता था आप लोगों को जरूर याद होगा, मुझे लगता है आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो याद तो होगा ही आपको, ठीक है। तो नेट वॉर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल कैसे निकलता था, तो भाई वही बात, यहाँ पे जो न्यू पार्टनर का शेयर था, प्रभुज शेयर, पहले तो हम वो लिखेंगे प्रभुज शेयर 2/10, और फिर हम प्रभुज शेयर ऑफ कैपिटल भी लिखते थे, मतलब न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल लिखते थे, प्रभुज शेयर ऑफ कैपिटल भी लिखते थे हम लोग यहाँ पे। तो ये 2 लाख रुपए है भाई यहाँ पे। अब हम क्या निकालते थे, नेट वॉर्थ निकाल लेते थे, नेट वॉर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल, इंक्लूडिंग गुडविल। तो भाई ये तो बड़ा इजीली से आ जाता था, कैसे, 2 लाख रुपए भाई उसका जो कैपिटल का अमाउंट था उसको डिवाइड करते थे उसके शेयर से, तो ये शेयर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा 2 लाख इंटू 10/2, तो ये कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 लाख हो गया, 1 लाख इंटू 10, तो 10 लाख आ गया, 10 लाख आ गया, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेट वॉर्थ ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग गुडविल, इंक्लूडिंग गुडविल तो निकाल लिया भाई, अब एक्सक्लूडिंग गुडविल निकालना है, नेट वॉर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें हम लोग क्या करते थे, नेट वॉर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल हम लोग कैसे निकालते थे, तो भाई यहां पे हम लोग क्या करते थे, यहां पे हम लोग लिखते थे ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल लिखते थे यहाँ पे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, उसमें ऐड क्या करते थे, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है, नेट रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, नेट रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, यहां पे लिख देता हूं मैं नीचे प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो नेट रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, और कुछ माइनस भी करते थे यहाँ पे, तो भाई कुछ माइनस भी करते थे यहाँ पे, माइनस क्या करते थे, फिक्टिशियस एसेट्स, और माइनस करते थे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये आपको याद होगा फॉर्मूला, तो
ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल माने ऑल, ठीक है, ओल्ड हो या न्यू हो सबकी बात चल रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल देखते हैं, फिर न्यू की देखेंगे। तो 3 लाख और 1.5 लाख राम और रहीम की कैपिटल, तो लिखते हैं भाई 3 लाख 1.5 लाख, ऐड करते हैं 3 लाख प्लस 1.5 लाख, यहाँ पे लिखते हैं 3 लाख प्लस 1.5 लाख, और न्यू पार्टनर की कैपिटल भी लिखते हैं 2 लाख, ठीक है। प्रभु की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख रुपए थी ना प्रभु की कैपिटल। अब इसमें ऐड करना होता है नेट रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हमें कोई रिजर्व्स दिए गए थे, बैलेंस शीट में जाके देखते हैं भाई, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस लायबिलिटी साइड पे गिवन ही नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका मतलब कोई आइटम आएगी ही नहीं, नील कर देते हैं उसको, ठीक है, नील कर देते हैं। तो ये तो नील हो गया भाई। क्या इस क्वेश्चन में कोई फिक्टिशियस एसेट्स थे एसेट साइड पे, तो नहीं थे भाई, क्वेश्चन पढ़ते ही हमने देख लिया था ना, कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स यहाँ पे नहीं थे हमारे पास एसेट साइड पे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स भी हम क्या कर देंगे, नील कर देंगे। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं है क्वेश्चन में भाई, उसको भी नील कर देंगे। तो अल्टीमेटली 4.5 लाख ये हो गया, और ये हो गया 6,50,000। 6,50,000 हमारे पास क्या आ गया, नेट वॉर्थ ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग गुडविल कितना आ रहा था, 10 लाख आ रहा था ना, तो यहाँ लिखते हैं 10 लाख, और 6,50,000 यहाँ पे आ गया 6,50,000। तो 10 लाख माइनस 6,50,000, तो ये आ गया 3,50,000। 3,50,000, 3.5 लाख रुपए क्या आ गया, गुडविल ऑफ फर्म आ गया। तो अभी तक तो भाई हमने क्या किया, सिर्फ गुडविल निकाली है फर्म की। अब हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है भाई, अब गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का, करते हैं भाई, नीचे यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अब हमें गुडविल ऑफ फर्म पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल ऑफ फर्म कितना है, गुडविल ऑफ फर्म कितना है, तो गुडविल ऑफ फर्म है 3.5 लाख रुपए। गुडविल ऑफ फर्म कितना है भाई, 3.5 लाख रुपए गुडविल ऑफ फर्म हमें गिवन था। अगली बात, यहाँ पे हमारे पास जो न्यू पार्टनर था उसका शेयर कितना था, प्रभुज शेयर। प्रभुज शेयर कितना था, 2/10 था। तो प्रभुज शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे, प्रभुज शेयर ऑफ गुडविल, प्रभुज शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, 3,50,000 इंटू 2/10 उसका जो शेयर था, ठीक है। तो करते हैं भाई कैलकुलेशन, यहाँ पे 3,50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 70,000 आएगा, 70,000 रुपीज, 70,000। तो ये प्रभु का शेयर ऑफ गुडविल है। क्वेश्चन में कहा गया था कि वो नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आएगा, मतलब जितना भी नेसेसरी था। तो कितना नेसेसरी है, 70,000 है ना नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, तो ये लेके आएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एंट्री तो आप सभी को आती है, 70,000 की एंट्री कर देंगे यहाँ पे, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग गुडविल ब्रॉट इन, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन। अगली बात, ये जो गुडविल है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी ना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स यहाँ पे कौन कौन थे भाई, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे, नाम मैं भूल गया हूँ, एक बार देख लेते हैं। राम और रहीम थे, ठीक है, याद आ गया। तो लिखते हैं यहाँ पे टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने ये जो है गुडविल का पैसा बांट दिया। किस रेशो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट की थी यहाँ पे, इक्वल 1:1, ठीक है, याद होगा ना, ये रेशो कैलकुलेट की थी हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 1:1 में बांट देते हैं भाई 70,000 को। तो कितना कितना आ जाएगा, 35,000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 35,000 यहाँ पे आ गया और 35,000 यहाँ पे आ गया। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड।
तो भाई ये वाला काम भी हमने कर दिया। गुडविल का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो चुका है भाई अब, ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, गुडविल का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, अब देखो भाई फर्स्ट पॉइंट का तो कोई रेलेवेंस नहीं है, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ एक बार क्या क्या चीजें हमारी ढंग से हो गई हैं। तो देखो भाई ये सब रब कर देते हैं फालतू की चीजें, और अब देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट का सारा काम निपटा दिया हमने, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का सारा काम निपटा दिया। जो 2 लाख रुपए वो कैपिटल के लेके आया था उसकी हमने जर्नल एंट्री पास आउट कर दी है, और जो गुडविल का जो भी ट्रीटमेंट था वो हम कर चुके हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का अब कोई काम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई हमने जो है सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट कर लिया, वहीं पे तो इसका काम था ना, तो हो गया। आगे वो बता रहा था अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन प्रभुज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम, ठीक है। तो प्रभुज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था 2/10, और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम कितनी थी 2 लाख। तो भाई उसी के बेसिस पे तो हमने देखो गुडविल निकाली थी, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, प्रभुज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम, ये देखो प्रभुज शेयर ऑफ गुडविल को भी यूज किया था, उसके द्वारा जो कैपिटल लाई गई थी उसको भी यूज किया था, और उसके बेसिस पे हमने क्या किया, उसके बेसिस पे हमने नेटवर्थ निकाली, और उसके बाद नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल भी निकाली, और फिर हमने यहाँ पे गुडविल निकाली, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमने प्रभुज शेयर ऑफ गुडविल जो है उसको यूज किया, और प्रभु का जो था कैपिटल बैलेंस भी यूज किया, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे कंसीडर की हैं जो कि क्वेश्चन में बोली गई थी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट भी हो गया हमारा, सेकंड पॉइंट भी हो गया, थर्ड पॉइंट भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ और एट्थ पॉइंट पे, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को निपटाएंगे। अब यहाँ पे ना देखो फोर्थ पॉइंट में स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, एसेट है ना, फिर प्रोविजन से रिलेटेड है, लाइबिलिटी है, फिर प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, फिर एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है, ये रीवैल्यूएशन के खर्चे हैं, और फिर यहाँ पे अनअकाउंटेड कमीशन रिसीवेबल, अक्रूड कमीशन एसेट है, ठीक है, अक्रूड कमीशन ये एसेट है। तो मैक्सिमम यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हमें दी गई है, तो एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक को 10% घटाना है भाई। ऊपर देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी रखी है 50,000, 10% कितना हुआ 50,000 का 5,000 हुआ, तो 5,000 रिड्यूस करना है स्टॉक को। स्टॉक एक एसेट है, एसेट को रिड्यूस करेंगे तो एसेट का अकाउंट क्रेडिट, तो टू स्टॉक अकाउंट, एसेट रिड्यूस होगा तो लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो आपको मन में ही एंट्री सोच लेनी है, उसको लिखने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने आपको पूरा लिख के करवा दिया, अब फटाफट से करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे, किस नाम से एंट्री करेंगे भाई, टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा भाई 10%, 10% माने कितना 50,000 का 10% 5,000, तो ये एंट्री तो हो गई भाई, फोर्थ वाला पॉइंट तो हो गया। आगे देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड 5,000। अभी देखो प्रोविजन कितना है भाई 20,000, अब वो कह रहा है हमें कितना मेंटेन करना है 5,000, तो 15,000 घटाना पड़ेगा ना, रिड्यूस करना पड़ेगा। दोबारा पढ़ लो एक बार, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 5,000, वो कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होना चाहिए 5,000 होना चाहिए, हमने तो 20,000 बना रखा है, तो 15,000 को हटाना पड़ेगा। प्रोविजन एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को हटाने के लिए लाइबिलिटी का अकाउंट क्या करेंगे डेबिट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब फायदा हो रहा है ना, लाइबिलिटी घटेगी तो क्रेडिट कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, फायदा कहां डाल देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, 15,000 की एंट्री हो जाएगी। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे किस नाम से, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से फटाफट से एंट्री हो जाएगी। 15,000 का हमने प्रोविजन घटा दिया, क्योंकि वो कह रहा है भाई हमें सिर्फ कितना मेंटेन करना है 5,000, 20,000 बना रखा था तो 15,000 मैंने घटा दिया, ठीक है। इस तरह से हमें एंट्री सोचनी पड़ेगी ना यहाँ पे। आगे देखो भाई, आगे उसने बोला प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। प्लांट एंड मशीनरी अभी देखो कितना दिया है 3,40,000 दिया हुआ है, वो कह रहा है कितना रिड्यूस करना है 5%, तो भाई 3,40,000 का 5% अगर मैं निकालूं तो 17,000 आएगा, तो 17,000 मुझे रिड्यूस करना है प्लांट एंड मशीनरी को। प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है, एसेट को रिड्यूस करूंगा तो एसेट का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा। अब मुझे लॉस हो रहा है यहाँ पे 17,000 का, लॉस कौन से खाते में डेबिट करूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे एंट्री होगी टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना आएगा 17,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 17,000 यहाँ पे आ गया। तो ये वाली भी हमारी जो एडजस्टमेंट थी हो गई, ये वाली भी हो गई। अब वो कह रहे हैं एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन वर 1,400 एंड वर पेड बाय द फर्म।
भाई 1400 रुपये का खर्चा हो गया रिवैल्यूएशन पे, और ये किसने पे किया, फर्म ने पे किया, तो फर्म का पैसा चला गया। इधर देखना ध्यान से, मैं आपको जर्नल समझा रहा हूं, ये सब हटा देते हैं, और यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं जर्नल समझा रहा हूँ ये रिवैल्यूएशन वाले खर्चों की। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं रिवैल्यूएशन का खर्चा कितना था, 1400 रुपये, और वो कह रहा है किसने पे किया, फर्म ने पे किया, तो फर्म के पैसे चले गए ना। ये फर्म के ही तो अकाउंटिंग कर रहे हैं ना हम लोग। ये जो खाते बना रहे हैं किसकी बुक्स में, फर्म की बुक्स में है ना ये। तो ये किसी पार्टनर के लिए थोड़ा ना अकाउंटिंग हो रही है, तो पूरी फर्म के लिए अकाउंटिंग हो रही है ना। तो फर्म का पैसा चला गया तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना, टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे देखो एसेट साइड में कैश का कहीं पे बैलेंस है ही नहीं, तो बैंक से ही पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ था 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है 1400 रुपये पे कर दिए। अब 1400 पे किए हमने, क्या ये 1400 पे करने से मेरा कोई एसेट बढ़ा, क्या कोई लाइबिलिटी घटी, क्या मुझे कोई फायदा हुआ? तो इस 1400 को पे करने से कोई फायदा नहीं हुआ, ना कोई एसेट इंक्रीज हुआ, ना कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हुई। अगर कोई एसेट इंक्रीज हुआ होता तो एसेट का अकाउंट में डेबिट कर देता, कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हुई होती तो लाइबिलिटी का अकाउंट में डेबिट कर देता, बट यहाँ पे इस टाइप से कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो मुझे नुकसान हो गया ना सीधा सीधा, और नुकसान कहाँ पे डेबिट करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन जब फर्म पे करेगी तो उसको लॉस होगा ना, फ्री फंड में पैसे चले गए, ना कोई एसेट आया, ना कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री होगी इसकी, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। तो ये वाली एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। समझना है बातों को, यहाँ पे रट्टा नहीं लगाना, बातों को अंडरस्टैंड करना है। ये भाई 1400 रुपये की एंट्री ये भी हो गई हमारी। अब वो कह रहे हैं भाई एन अनरिकॉर्डेड कमीशन रिसीवेबल ऑफ 1400 बी अकाउंटेड। और वो कह रहे हैं भाई 1400 रुपये की एक कमीशन रिसीवेबल है जिसको अब हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, अनअकाउंटेड थी वो। और वो कह रहे हैं अब उसकी अकाउंटिंग करनी है। तो ये एसेट था ना, तो कमीशन रिसीवेबल हम क्या करेंगे, एसेट क्रिएट करेंगे। कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एसेट क्रिएट हो गया, ठीक है। और टू एसेट क्रिएट किया, एसेट बढ़ गया तो फायदा हुआ, फायदा कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी किस नाम से, बाय कमीशन रिसीवेबल अकाउंट, बाय कमीशन रिसीवेबल अकाउंट। तो एक न्यू एसेट क्रिएट कर दिया, एक न्यू एसेट क्रिएट कर दिया हमने। कितने का एसेट था भाई ये, तो ये था हमारा 1400 का, ये भी था, तो ये भी यहाँ पे आ गया 1400, ठीक है। तो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं कि नहीं हो गई भाई, एक बार नजर डाल लेना, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जितनी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे थी सब कर दी मैंने। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, अब मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल दूंगा सीधा सीधा, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे यहाँ पे, तो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। यहाँ का टोटल आ गया हमारे पास, टोटल वैसे ज्यादा का इस साइड का आ रहा है इस बार, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल देखो ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल करते हैं 17,000 प्लस 5,000 और प्लस 1400, तो ये 23,400 आ रहा है भाई, 23,400। तो हमें लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ यहाँ पे, कितने का लॉस हुआ, लेस करते हैं इसमें से 15,000 नहीं 1000 ही है, और लेस करते हैं 1400, तो भाई ये आएगा 7,000 का हमें यहाँ पे लॉस हो गया। ये लॉस कहाँ बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा, तो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा डेबिट बैलेंस है, एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट, तो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन से पार्टनर्स में बटना चाहिए भाई, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा ये, राम और रहीम। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है ये। तो किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो राम का शेयर आ जाएगा 4200, और ऐसे ही 7000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 2800, रहीम का शेयर आ गया, ठीक है। तो ये काम भी हो गया हमारा। अब भाई नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, तो देखो अब तक हम क्या कर चुके हैं, हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल ली थी, हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया, हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज कर दिया। फोर्थ काम क्या था, फोर्थ काम मैंने आपको बताया था कि भाई रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट करने। यहाँ पे कोई रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस नहीं है, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कोई पंगे ही नहीं है, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आएगी सबसे पहले, क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगी बाय बैलेंस BD। राम और रहीम की ओपनिंग कैपिटल 3 लाख और 1.5 लाख दी गई थी, तो 3 लाख यहाँ आ गया और 1.5 लाख यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे भाई, ओपनिंग कैपिटल लिखने के बाद क्या करेंगे, जो हमने नीचे जर्नल एंट्रीज की थी ना, जर्नल एंट्रीज, इनको रिकॉर्ड करेंगे, जितनी भी जर्नल एंट्रीज कर रखी हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रभुज कैपिटल अकाउंट, प्रभु के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा ना, क्रेडिट हो रहा है प्रभु का कैपिटल अकाउंट, किस नाम से, बाय बैंक अकाउंट, 2 लाख रुपए। तो यहां लिखते हैं भाई बाय बैंक अकाउंट, बाय
बैंक अकाउंट कितना आएगा, प्रभु के खाते में आ जाएगा 2 लाख। तो ये आ गया भाई अपने पास 2 लाख। उसके बाद नेक्स्ट एंट्रीज देखते हैं और कौन कौन सी एंट्री कर रखी है हमने। तो एक एंट्री हमने यहाँ पे नीचे ये वाली की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। भाई इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि कोई भी पार्टनर का कैपिटल या अकाउंट जो है डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे इस एंट्री का तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे राम और रहीम का कैपिटल अकाउंट, देखो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना। तो क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो करते हैं भाई बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो 35 हजार रुपए इन दोनों के खाते में हमने डाले थे, ठीक है। 35,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है भाई। तो ये भी एंट्री यहाँ पे हो गई। क्या और कोई एंट्री थी क्या नीचे, एक बार नजर डाल लेना, कोई और एंट्री तो नहीं थी। तो नहीं भाई, और कोई एंट्री यहाँ पे हमारे सामने नहीं थी, ठीक है। जितनी भी एंट्रीज थी वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी है। अब लास्ट में एक काम और करेंगे भाई, ये जो रिवैल्यूएशन का जो बैलेंसिंग फिगर था उसको भी क्रॉस ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रॉस ट्रांसफर कर दिया मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया 4200 राम के खाते में आ गया, और 2800 जो है वो रहीम के अकाउंट में भी यहाँ पे आ जाएगा। 4200 2800, तो ये भी क्रॉस ट्रांसफर कर दिया। तो और कोई चीज़ नहीं है, तो अब क्या करेंगे भाई, अब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे यहाँ पे। तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, टोटलिंग करेंगे भाई यहाँ की। तो ये लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं थोड़ी सी। तो ये हमारे पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी। तो देखो भाई यहाँ का टोटल आ रहा है भाई 3,35,000। तो यहाँ पे भी लिखते हैं 3,35,000, और 3,35,000 में से लेस करेंगे कितना, 4200 लेस कर देंगे यहाँ पे, 4200 लेस कर देंगे यहाँ पे। तो ये आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 330800, ठीक है। ये हमारे पास टू बैलेंस CD आ रहा है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल आ रही है हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर आएगा ये। ऐसे ही यहाँ पे रहीम के लिए भी कैलकुलेशन करते हैं भाई। 1,85,000 यहाँ का टोटल आ गया, और उसमें से 2800 यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 1,85,000 माइनस 2800 अगर करते हैं तो ये आता है 182200। और ऐसे यहाँ पे तो 2 लाख रुपये आएगा, 2 लाख रुपये टोटल आ गया, और 2 लाख की बैलेंसिंग फिगर भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 2 लाख की एंट्री कर दी। तो भाई ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी बन गया, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ों को फॉलो करना था हमको, हमने कर लिया। तो कैपिटल अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे का भी काम बोला गया, ठीक है। कैपिटल अकाउंट तो बन गया, और वो कह रहा है बैंक अकाउंट भी बनाना था, बैलेंस शीट भी बनानी थी। सबसे पहले ना बैंक अकाउंट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बिना बैंक अकाउंट के बैलेंस शीट में यहाँ पे बैंक का बैलेंस कैसे शो करूंगा मैं, प्रॉब्लम वाली बात है ना ये। जब तक मुझे बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं पता होगा मैं बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का बैलेंस पता होना चाहिए, उसके लिए मुझे बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आ जाते हैं भाई बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट एक एसेट का अकाउंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ पे आता है, डेबिट साइड पे आएगा ना। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे आता है। यहाँ पे आएगा टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस। तो भाई ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके देखते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना है भाई बैंक का, 1,20,000। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 1,20,000, 1,20,000 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अब जो मैंने जर्नल एंट्रीज की थी, क्या किसी भी जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट आ रहा था क्या? स्टार्टिंग से देखते हैं भाई, नीचे यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज की थी भाई, एक तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आ रहा है, उसके बाद आगे देखते हैं आगे कहीं और बैंक अकाउंट का यूज हुआ क्या, यहाँ पे भी बैंक अकाउंट आ रहा है, ठीक है। तो इनकी मुझे पोस्टिंग करनी पड़ेगी ना, इनकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो पोस्टिंग करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे एंट्री होगी टू प्रभुज कैपिटल अकाउंट। तो करते हैं टू प्रभुज कैपिटल अकाउंट, प्रभुज कैपिटल अकाउंट। तो प्रभु जो कैपिटल का पैसा लेके आया था वो यहाँ पे हमारे पास पैसे आ गए, 2 लाख रुपए आ गए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही जो आगे भी हमने एंट्री की थी, गुडविल वाली जो एंट्री की थी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट किया हुआ है तो डेबिट साइड पे ही पोस्टिंग होगी, किस नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये अमाउंट कितना था, ये था 70,000, 70,000।
अब नीचे और कोई एंट्री तो यहाँ पे हमने नहीं की बैंक अकाउंट के नाम से, ठीक है, और कोई एंट्री हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट के नाम से नहीं की। उसके बाद जो रीवैल्यूएशन वाली जर्नल एंट्रीज की थी भाई, क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज दो ही टाइम पे हो पाती है, या तो सेकंड स्टेप पे होगी या फिर थर्ड स्टेप पे होगी। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, गुडविल का ट्रीटमेंट, और थर्ड स्टेप हमारा क्या था, जो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं ना, वो वाला। तो इन दोनों ही जगह पे जर्नल एंट्रीज होती है, उसके अलावा तो कोई होती नहीं है। तो देखो यहाँ पे भी बैंक अकाउंट आया था, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट था ना, देखो, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट था, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी किस नाम से, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारे एक्सपेंसेस थे रीवैल्यूएशन के 1400 के, ठीक है। तो ये भी एंट्री यहाँ पे कर दी। क्या इस क्वेश्चन में और कहीं से पैसा आया या गया था क्या, तो कहीं से भी आया या गया नहीं था, बस इतना ही था यहाँ पे, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, काम खत्म हो गया हमारा। तो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं बैंक अकाउंट की, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुका है भाई यहाँ पे। तो ये 3,90,000 यहाँ का टोटल आ रहा है भाई, 3,90,000 यहाँ पे आ जाएगा, 3,90,000, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 3,90,000 लिख के उसमें से 1400 लेस कर देते हैं। 3,90,000 माइनस 1400 करेंगे तो कितना आएगा, ये बैलेंस सीडी आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। तो ये कितना आ गया, 3,88,600। अब मैं अगर पूछूं कि भाई ये डेबिट बैलेंस है बैंक का या क्रेडिट बैलेंस है, तो बच्चे क्या बोलेंगे, भाई क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर निकली है तो क्रेडिट बैलेंस है। भाई ऐसा नहीं है, ये एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट है ना, तो डेबिट बैलेंस है ये। कैसा बैलेंस है ये, डेबिट बैलेंस है ये बैंक का, ठीक है। मतलब इतना पैसा हमारे खाते में पड़ा हुआ है। एसेट जो हमारा बैंक एक एसेट है ना, तो डेबिट नेचर का होता है, तो इतना पैसा हमारे खाते में पड़ा हुआ है। इसका मतलब जो मैं बैलेंस शीट अब बनाऊंगा ना यहाँ पे, इसमें मैं कितना लिखूंगा बैंक का बैलेंस, 3,88,600 लिखूंगा। तो बैंक बैलेंस तो हो गया, बैंक अकाउंट बन गया, बैंक बैलेंस मैंने बैलेंस शीट के अंदर लिख भी दिया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे ना, पुरानी वाली बैलेंस शीट को रीवैल्यूएशन अकाउंट को मिला देंगे, ठीक है, उससे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने ये जो बैंक बैलेंस था ये तो लिख ही दिया, ये सारी फालतू की चीजें हटाते हैं यहाँ से, फालतू की चीजें हटा दी मैंने। अब देखना भाई, पूरे क्वेश्चन को दिमाग में रखना, ठीक है, क्या क्या चीजें क्वेश्चन में हुई थी, माइंड में होनी चाहिए ना। क्वेश्चन कर रहे हैं तो इतना तो पता ही होना चाहिए क्वेश्चन में मैंने क्या क्या किया, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। तो बैंक बैलेंस तो भाई हो चुका ना, बैलेंस शीट में लिख दिया मैंने। न्यू वाली बैलेंस शीट में जो चेंजेस आए थे बैंक अकाउंट में, वो मैंने कंसीडर करके न्यू बैलेंस लिख दिया बैंक का। डेटर्स जो थे, क्या डेटर्स में कोई चेंजेस हुए थे, तो इस क्वेश्चन में डेटर्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, देखना ध्यान से। डेटर बढ़े या घटे तो नहीं थे यहाँ पे कहीं पे भी, तो डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं हुए। डेटर्स तो 2 लाख ही आएंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं डेटर्स, यहाँ पे डेटर्स आ गए 2 लाख रुपए। इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रोविजन लेस करके शो करूंगा, प्रोविजन। अब भाई प्रोविजन में ना यहाँ पे चेंजेस आया था, मैं दिखाता हूं आपको। पुराना प्रोविजन कितना था, 20,000, फिर हमने क्या किया था, प्रोविजन को रिड्यूस कर दिया था, 15,000 रिड्यूस कर दिया था प्रोविजन को। तो अब कितना रहना चाहिए, 5,000 रहना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे न्यू प्रोविजन शो करूंगा 5,000, तो इसका मतलब यहाँ पे 1,95,000 हमारे पास आएगा। तो ये भी हो गया भाई। तो डेटर्स और प्रोविजन का भी काम हो गया। स्टॉक से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट थी कोई, हाँ भाई स्टॉक को हमने क्या किया था, स्टॉक रिड्यूस किया था हमने, कितना 10%, 5,000 रुपये रिड्यूस कर दिया था। तो अभी 50,000 शो हो रहा है ना, तो चेंज होने के बाद कितना शो होगा, स्टॉक अब कितना शो होगा, 45,000, 45,000 शो होगा। समझ में आ रही होगी बात, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेंजेस को कंसीडर कर रहा हूँ। आगे देखते हैं आगे क्या क्या हुआ। तो स्टॉक के बाद हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस में तो कोई चेंज नहीं हुआ था, 10,000 ये तो ऐसे ही रहेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो ऐसे ही रहेंगे भाई 10,000 के, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस एज इट इज आ गए। आगे देखते हैं भाई प्लांट एंड मशीनरी, भाई यहाँ पे चेंज हुआ था, 17,000 इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, ठीक है, डिक्रीज हुई है, डिक्रीज, ठीक है, 17,000 इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई थी, ठीक है, रिड्यूस हुई थी। तो ये रहा 17,000 इसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है भाई प्लांट एंड मशीनरी की। तो न्यू वैल्यू कितनी आएगी भाई, 3,40,000 पुरानी वैल्यू थी, 17,000 अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास 3,23,000 आएगा। प्लांट एंड मशीनरी, यह आएगा 3,23,000। आगे देखते हैं भाई, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया। अब इतना करने के बाद सारे एसेट्स को मैंने पुरानी बैलेंस शीट से जो भी चेंजेस थे उनके हिसाब से न्यू बैलेंस शीट में लिख दिया। अब मैं देखूंगा क्या मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई न्यू एसेट क्रिएट तो नहीं किया था।
तो भाई यहाँ पे न्यू एसेट भी क्रिएट किया था कमीशन रिसीवेबल के नाम से, तो साथ साथ लिख देते कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल 1400, तो साथ साथ ही मैंने पोस्टिंग कर दी भाई उसकी भी, ठीक है, साथ साथ पोस्टिंग हो गई उसकी भी, तो एसेट साइड तो कंप्लीट हो गई। तो फोकस करना मैंने कैसे काम किया, यहाँ पे मैंने पुराने एसेट्स को उनकी न्यू वैल्यू पे लिखा और साथ ही साथ मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाके चेक कर लिया कि कहीं कोई न्यू एसेट क्रिएट तो नहीं हुआ, तो भाई यहाँ पे हो रहा था तो मैंने लिख दिया। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड पे, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया था, कोई भी एडजस्टमेंट क्रेडिटर से रिलेटेड नहीं थी, तो वो 1.5 लाख था, 1.5 लाख ही शो होगा। क्रेडिटर्स तो यहाँ पे 1.5 लाख ही आएगा भाई, 1.5 लाख आएगा। और देखते हैं भाई पुरानी बैलेंस शीट में बिल्स पेबल था, बिल्स पेबल की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो बिल्स पेबल भी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे बिल्स पेबल कितना अमाउंट था भाई बिल्स पेबल का, यहाँ पे बिल्स पेबल का अमाउंट 80,000 था, 80,000 लिख देते हैं यहाँ पे, 80,000 आ गया यहाँ पे। उसके बाद आगे क्या होगा भाई, आगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये भी 20,000 ऐसे ही शो होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000, ठीक है। आप लोग एब्रीवेशंस यूज मत करना, आप लोग मेरी प्रेजेंटेशन को भी जो है कंसीडर मत करना भाई, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में कराता हूँ, मुझे एक्सप्लेनेशन अच्छी देनी होती है, इसलिए मेरा टाइम एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा लग जाता है, मैं प्रेजेंटेशन पे टाइम नहीं दे पाता हूँ इतना, ठीक है। आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी अच्छे से करनी है, ठीक है, एग्जाम आपको देना है ना अपना, मुझे नहीं देने जाना, तो आपको प्रेजेंटेशन भी अच्छी देनी पड़ेगी ना। तो मैं तो सिर्फ समझाने पे ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है, मेरा जो मेन टाइम मैं फोकस कर रहा हूँ कि समझाने पे ज़्यादा कंज्यूम करूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट। उसके बाद कैपिटल्स लिखनी है, कैपिटल्स में भाई चेंजेस आए हैं, कैपिटल्स में चेंजेस आए हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या कहीं पे कोई न्यू लाइबिलिटी क्रिएट तो नहीं हुई। तो भाई कहीं पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने कोई न्यू लाइबिलिटी क्रिएट नहीं की इस क्वेश्चन के अंदर। लास्ट क्वेश्चन में हालांकि न्यू लाइबिलिटीज भी क्रिएट हुई थी, बट इस क्वेश्चन में नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई न्यू लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। अब मुझे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखने ना, देखो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, तो ये मैं न्यू वाले बैलेंसेस लिखूंगा, ये वाले बैलेंसेस, ठीक है, तीनों पार्टनर्स के। तो यहां लिखेंगे कैपिटल्स, कैपिटल्स लिखेंगे राम, रहीम और प्रभु की, राम, रहीम और प्रभु की। ये कितना अमाउंट था, 330800, ये था 1882200, एक मिनट, 188 नहीं था, 182200 था, ठीक है। फिर यहां पे था 2 लाख, इन सब का टोटल आउटर कॉलम में चला जाएगा, टोटल कर लेते हैं भाई 3,30,800। उसके बाद प्लस करेंगे 182200 और प्लस करेंगे 2 लाख रुपए, तो यहां पे आएगा 7,13,000। तो सारी की सारी चीजें हो चुकी है, मैं दोनों साइड का टोटल करूंगा, अगर मैच कर गया तो आंसर सही है, ठीक है। अगर लाइबिलिटीज और एसेट साइड का टोटल मैच करता है तो आंसर सही है, अदरवाइज मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। तो चेक कर लेते हैं भाई। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे देखो 1.5 लाख रुपए के क्रेडिटर्स थे, फिर ऐड करते हैं 80,000, फिर ऐड करते हैं 20,000 और फिर ऐड करेंगे 7,13,000, तो ये वाला टोटल तो आ रहा है 9,63,000। उसके बाद एसेट साइड का टोटल चेक करते हैं 3,88,600 प्लस 1,95,000 प्लस 45,000 प्लस 10,000 प्लस 3,23,000 और प्लस कितना आ रहा है यहाँ पे 1,400। तो ये भी एकदम मैच कर रहा है भाई, 9,63,000 ही आ रहा है यहाँ का भी टोटल, ठीक है। तो इट मीन्स भाई आंसर एकदम सही है, क्योंकि एक ही बार में मैच कर गई यार लाइबिलिटीज और एसेट साइड, इसका मतलब गलती करी नहीं मैंने कहीं पे, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली भी सारी चीजें समझनी है हमें, और क्वेश्चन करने का तरीका भी हमें समझ में आना चाहिए। मैं आपको ना तरीका भी सिखा रहा हूँ, देखो मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन अगर आप तरीका सीख जाएंगे तो आपको नहीं लगेगा। मुझे ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन करने में मेरे को टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरा एक्सप्लेन करने में चला जाता है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को तो समझना है ना, और फिर प्रैक्टिस करना है उस चीज़ को। आपको किसी को समझाना थोड़ी ना है, आपको तो खुद ही समझना है बस, ठीक है। तो आपको तो ईजी है काम, ठीक है। तो अच्छे से जो मैंने आपको पूरा मतलब स्टेप्स बताए, फ्लो बताया मैंने जो पूरा इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने का फ्लो क्या होगा, फुल फ्लेज क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, फ्लो बताया मैंने आपको। मैंने बोला सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट कर दो, फिर उसके बाद मैंने क्या बताया,
रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, फिर मैंने बताया रिजर्व्स एंड सर्विस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट कर दो, एग्जिस्टिंग गुडविल अगर है तो वो भी साथ में निपटा दो, फिक्टिशियस एसेट्स निपटा दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी है। और लास्ट में एक चीज मैंने ये भी बताई कि भाई ये जो रिवैल्यूएशन का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसको क्रॉस ट्रांसफर करना मत भूलना, ठीक है, क्रॉस ट्रांसफर करना मत भूलना, यहाँ पे गलती हो सकती है। और कैपिटल एडजस्टमेंट वाला टॉपिक इस चैप्टर में आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो आज हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, आज हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, तो भाई हमारा जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चलेगा। लास्ट टॉपिक कौन सा है, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। तो मैं सीधा क्वेश्चंस स्टार्ट करवाऊंगा आपको और साथ में मैं आपको ट्रीटमेंट दोबारा से रिकॉल करवाऊंगा, ठीक है। मतलब मैं आपको जो मैंने पढ़ाया था ना वो दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा। लास्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो आपको मैं सारी बातें फ्रेश तरीके से, एक तरीके से मैं फ्रेश तरीके से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आज की क्लास में इतना ही करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे। इन दो क्वेश्चंस को समझाने में मैंने ज़्यादा टाइम लिया। ज़्यादा टाइम लेने का रीज़न ये था कि भाई अगर ये फ्लो समझ में आ जाता है ना तो आगे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे से इतना टाइम नहीं लगा करेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं भाई।